किशोर कुमार जी, जिनको मैं साहब बोलता हूँ आज भी, उस दिन भी, इनके पास मैंने 18 साल काम किया। 18 साल। और हसरत साहब ने मुझे सिखाया कि लिखा कैसे जाता है। यहाँ हर रोज़ आपकी बेइज्जती होगी, खाने को नहीं मिलेगा, लोग काम देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बोले यार ये मेरे को शक्ल से चोर लगता है। ओह माय गॉड, ये मेरी तारीफ में मैंने पहला शब्द सुना था। माय गॉड। मुंबई उतरते ही चेक जो है ना वो बैंक में डाल के आ जाओ। मैं गया और बैंक की खिड़की से मेरा तुरंत मुंह से निकला, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। और वो एक साथ उछल पड़ा। बोले हो गया ना सर, यही मुखड़ा रखेंगे अपन। क्या बात है। सोचिए मेरा वो ख्वाब पूरा हो रहा था जो कभी खेतों में देखा था। कि अब आप सुनिए शंकर जयकिशन, उनका ये रूम। आज मैं वहाँ था, मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ गया कि हसरत साहब उस वक्त एक ऐसी बीमारी से गुजर रहे थे कि डॉक्टर ने बोला था कि आप इनसे जितना ज़्यादा बात करोगे इनको फ़ायदा होगा। अच्छा। हर्पिस नाम की कोई बीमारी है वो। अब मैंने क्लैप दिया तो उनकी आंखों में तो चला गया चौक और वो भड़क गए। किस किस को बुला लेते हैं, कौन है ये, बाहर करो इसको यहाँ से। ये वो मेरे को समझ में नहीं आई कि मैंने किया क्या है। हाँ राजेश भाई, एक फैन ने मुझे बहुत बड़ी माँ की गाली दी थी। माँ की गाली? हाँ, थोड़ा वहाँ लेट पहुंची होंगी जी। उनको गाना मिला, घर मेरा पिया घर आया, और उस पर उनको फिल्म फेयर भी मिला। क्या बात है। और वो गाना सर मेरा इतना बड़ा हिट हुआ कि जयपुर डीएवी कॉलेज की प्रेयर है वो। नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्रा। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायरल वाणी। वायरल वाणी में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक लेजेंड गीतकार हैं। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 5000 गाने अब तक लिखे हैं। मसलन बताऊं आपको, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, तुम पर हम हैं अटके। ज़्यादा नहीं गाऊंगा, सिर्फ उनसे मिलाऊंगा। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान श्री सुधाकर शर्मा जी से। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कि आजकल आपके गानों के मीम्स बहुत ट्रेंडिंग है। यस, लोग मीम्स बना रहे हैं और डाल रहे हैं। मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा। जी जी प्लीज। क्या बात है। वाह। और दिखाते हैं। और भी हैं? अरे राजेश भाई, हम तो भरा लिखते पड़ा हैं, अब उनका क्या क्या बनता है मुझे भी नहीं मालूम। देखिए, जो सर की वो धीरे धीरे वाह। और 20 साल पुराना गाना है मेरे ख्याल से। शानुदा और अलका याग्निक ने जो गाना गाया है जी, इतना खूबसूरत गाया, और हिमेश रेशमिया की उस पे ऊपर ट्यून। बिल्कुल मैं जहाँ भी जाता हूँ ये गाना सुनाई देता ही है, चाहे कोई फंक्शन हो या कुछ भी। बिल्कुल। सर आपको बताऊं, मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने के नाते अलका जी, सानुदा, उदित जी के साथ वर्ल्ड वाइड शोज करता हूं। और आखिर में भैया जब शो वाइंड अप होने वाला होता है तो अलका जी स्पेशली खुद इसके बारे में बोलती हैं कि अब मैं कुछ ऐसे गाने गाऊंगी जिससे सीट टूटने की उम्मीद है कॉमेडी मूड में। तो लोग भी ऐसा कौन सा होगा, और जैसे ही ला 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 ला, हंगामा हो जाता है। हंगामा अमेरिका में, लंदन में, जापान में, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इंदौर, भोपाल, रीवा, सतना, शहडोल, रायपुर, बिलासपुर, जौनपुर, कोरबा, गोंडा, बस्ती, छपरा, सिवान, दरभंगा, हाजीपुर, गाजीपुर, सलेमपुर, औड़िया, दुल्लापुर, जखनिया, अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मस्को, दोहा, शारजा, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, पाकिस्तान, जहाँ भी गए इन गानों ने धूम मचाया। वाह। तो इसके लिए क्लैप सर आपके इस गाने के लिए। थैंक यू। अमेजिंग। तो सुधाकर जी, वहाँ से आपने शुरुआत की, आपने कहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक मीम्स में भी आप ट्रेंड कर रहे हैं। Yes. तो हम उस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि ये लिखने का शौक़ आपको बचपन से था या बीच में कोई ऐसे हालात हो गए कि लिखना पड़ गया? राजेश भाई, मेरे कोई हालात नहीं हुए। एक्चुअल में मैं हरियाणा में एक पलवल के पास मांदकौल नाम का एक गांव है, ओह, तो मैं वहाँ पैदा हुआ और किसान का बेटा हूँ। मैं जब खेतों पे काम करता था तो मेरे एक चाचा थे बलबीर जी। उनको रेडियो का बहुत शौक था जी। तो ट्रांजिस्टर उनके पास होता था और वो लता जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। वाह। तो वो मैं जब गाने सुनता था तो मुझे लगता था कि ये कोई दुनिया ऐसी होगी,
मेरा ऐसा था कि इस दुनिया में जो लोग काम करते होंगे वो अलग टाइप के लोग होंगे। वाह। और मेरे खुद के घर में मेरे 3 बाबा थे। एक बाबा लिखते थे, एक हारमोनियम बजाते थे, एक गाते थे। जी। ओह, तो वो एटमॉस्फेयर माहौल मेरे मिल गया। पास माहौल था पहले से ही। तो मेरे जहन में ये कहीं बात थी कि अगर मैं भी कुछ लिखूं जी। तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन लिखना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत। मैं कब लिखने की सोची और कब भूल गया वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो जब मैं सुनता था, अब आप सुनिए शंकर जयकिशन की धुन पर मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत, वाह, तो मैं भी सोचता था कभी ऐसा होगा कि मेरा भी नाम ऐसे क्या पुकारा बात जाएगा। है। और वो हुआ। वाह वाह वाह। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आपके गांव से मुंबई तक का ये सफ़र? हुआ ऐसे कि मेरे फादर मुझे अपने साथ दिल्ली ले आए और मैं दिल्ली में जो है ना पढ़ने लिखने लगा। अचानक मुझे वो जो बचपन की एक ख्वाहिश थी कि मैं भी लिखूं, मैंने पैरोडी लिखनी शुरू की। अच्छा। और मैंने पहली पैरोडी सन 65 में जब युद्ध हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो एक गाना था ना, मेरा रंग दे बसंती चोला। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने उसकी पैरोडी लिखी कि भाई सरहद पे दुश्मन बोला, हमने अपने नेट से तेरे पैटर्न टैंक के उड़ा डाले, और ऐसा सब कुछ लिखा उसके ऊपर। हाँ। तो लोग ताली वाली बजाने लगे। तो मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा लिख लिखता हूँ। सकता हूँ। हमारे मोहल्ले में ही एक नाई की दुकान थी, जी। तो वहाँ जाके जब मैं कुछ भी सुनाता था तो नाई मज़े लेता था और मेरी तारीफ़ करता था। उसके यहाँ ग्राहक ज़्यादा आते थे और मेरी समझ में ही नहीं आता कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं। ओह। तो अचानक वहाँ मेरी एक दोस्ती हुई, मेरे मतलब दोस्त बन गए बाद में मिस्टर विजय त्यागी। अच्छा। कुछ दिनों बाद अचानक उसने बोला कि यार मैं तो धर्मेंद्र बनूंगा अरे वाह। अच्छा। और मैं बम्बई जा रहा हूँ और तू भी चल। मैं कहा मैं क्या करूँगा, तू शैलेंद्र बन जाना। वाह, माय गॉड। तो राइटर बन जाना। हाँ, तो मैंने कहा यार बनना इतना आसान है क्या? अगर इतना आसान है तो चलो मैं भी चलता हूँ। और हम मतलब बॉम्बे के लिए चल पड़े। राजेश भाई, मेरी हालत ऐसी थी, मैं तो बहुत मध्यम परिवार से था, वो लड़का बहुत अमीर था। तो ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 72 की। तब वो 40-50 हज़ार रुपये लेके आया था। ओह माय गॉड। 72 में? जी। माय गॉड। उनके पिताजी क्या करते थे? उनके पिताजी कुछ नहीं, उसने खुद मेहनत करके कमाया था। पिताजी तो कुछ नहीं थे, खुद ही कमाया उसने। तो मैं जब आया था तो मेरी माँ ने, हमारे यहाँ 1-2 भैंसें थी तो गोबर थापती थी, तो उपले वगैरह जो बेचती थी उनके जो पैसे आते थे पल्ले में बांध लेते। गांठ बांध लेती थी। तो जब मैं आने लगा तो उन्होंने पल्ले में से निकाल के मुझे 47 रुपीज़ दिए थे और टिकट मेरे पिताजी ने दिलवा दी थी। वाह। तो बस यही मेरी पूंजी थी। और 100 रुपये जो है ना मेरे पास ऐसे थे। तो 147 मेरे पास कैश था और मेरी माँ ने कुछ सामान खाने के लिए बना दिया था और हम लोग चल पड़े। एक और मित्र जो उसका मित्र था वो बहुत ऊंची ऊंची फेंकता था। उसने कहा अमिताभ बच्चन कौन बड़ी बात नहीं है, वो फलाना कोई बड़ी बात, धर्मेंद्र तो रोज ही मिलता है। ओह सब बातें करने लगे। वो दोस्त यहाँ का था या वहीं का? नहीं, वो ऐसा बोलता है कि मैं आता जाता रहता हूँ, हाँ। था वहीं का। तो वो भी साथ में था। तो जैसे ही हम लोग दादर स्टेशन पे उतरे ना, जी। तो उसने कहा कि भाई तुम तो मेरे साथ चल सकते हो, ये नहीं जाएगा। अच्छा। आपको उसने हाँ, avoid किया। बोले क्यों? हाँ। बोले यार ये मेरे को शक्ल से चोर लगता है। ओ, माय गॉड। ये मेरी तारीफ में मैंने पहला शब्द सुना था, माय गॉड। मुंबई उतरते ही। उतरते ही। ओह माय गॉड। और मुझे लगा कि यार अब इसने ऐसा बोला है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम दोनों चले जाओ भाई, मेरा भी सामान ले जाओ। वो लोग चले गए और मैं, अशोक जी, वहाँ पे दादर स्टेशन के प्लेटफार्म पे जी। जब रात गुजारी तो मेरे को जहन में घूम रहा था कि यहाँ पे लोगों को बेच देते हैं, गुंडे आ जाते हैं। तो मैं सोया ही नहीं। अब ये रूटीन हो गया कि वो मुझे छोड़ जाते थे, जी। दिन में आके पकड़ लेते थे और हम ऐसे पागलों की तरह ये लोग टैक्सी वैक्सी करके घूमते थे। किसी स्टूडियो में कोई एंट्री नहीं मिलती लो। थी। तो किसी में से भी वो बोल देता था वो कार में देवानंद गया, तो हम लोग कार ही अब हमें क्या पता देवानंद गया कि नहीं गया। तो ये सफ़र मेरा
इस बार काफ़ी मुश्किल तक भरा का ये शुरू रहा। हुआ वाह और कुछ दिनों बाद फिर वो लोग लौट गए अच्छा, और मैंने कहा कि मैं नहीं लौटूंगा। क्या मैंने अपने पिताजी को एक चिट्ठी उनको लिख के दे दी कि मैं यहाँ, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है जो मुझे चाहिए थी, तो मैं पिताजी यहीं रहूँगा और कुछ दिनों बाद आऊँगा। जबकि ये ऐसे ही बोल दिया कुछ नहीं, उनका नौकरी का क्या हाँ, मतलब, ताकि वो वो सुकून से रह सके, सुकून से रह सके, उनको कोई टेंशन नहीं, देखा है तो मुंबई में पहली लेखनी वो चिट्ठी हो गई। चिट्ठी हो गई। और उसके बाद आप सोचिए कि मेरे, अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मेरे साथ तो घट जाता तो मुझे कोई ढूंढ ही नहीं सकता था, मेरा कोई अता पता था ही नहीं, नहीं था। बिल्कुल। दादर स्टेशन का बेंच, जी और फिर कुछ दिनों बाद ये प्लाजा सिनेमा के सामने एक गार्डन था, वहाँ पे शौचालय यूज़ होता जी था, जी जी उसमें नहाना धोना, और उसके सामने एक ग्रेनलेस बैंक होता था, जी। उसकी जो सामने चबूतरा था उस पे मैं सोता था। बाप रे। तो यहाँ से मेरा समझ लीजिए सफ़र शुरू ये हुआ। मुंबई की शुरुआत। और जब मैं अकेला रह गया, जब ये सब चले गए, तो मुझे लगा कि अब मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मैं निकला जब, तो सबसे पहले मैं भगवान दादा से मिला। भगवान दादा बहुत ही प्यारे इंसान थे और वो एक छोटे से रूम में रहते थे। वहाँ कोई ना तो वॉचमैन था ना कोई बाप रे। रोकने वाला था। मैंने कहा भगवान दादा से मिलना है, उन्होंने कहा वो सामने खोलिए। मैं गया, उनके पैर छुए और पहला शख्स जिससे मैं मिला वो भगवान दादा थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या है ये, मैंने सब बताया। तो उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। जी। अगर हीरो बनना है तो मसल्स बनाओ। वाह। मैंने कहा जी हीरो तो मुझे नहीं बनना, मुझे तो राइटर बनना है। जी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको राइटर बनना है तो बड़े बड़े राइटरों को पढ़ो और सुनो, वही सबसे अच्छी बात हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बनने से पहले जो है ना, यहाँ पे जो स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसके लिए अपना माइंड मेकअप कर लो, तैयार रहो। यहाँ हर रोज़ आपकी बेइज्जती होगी, खाने को नहीं मिलेगा, लोग काम देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जी। तो मुझे लगा कि यार फिर अगर पैसा ही नहीं मिलेगा और ये सब होगा तो फिर काम करके क्या फ़ायदा। तो मेरे एक उस्ताद थे जो ब्लॉक मेकिंग मुझे सिखाई थी उन्होंने, उनसे ऐसे एक उड़ता हुआ एड्रेस लिया था मैंने। ब्लॉक मेकिंग क्या? पहले जो प्रिंटिंग होती थी, इसके पहले ब्लॉक्स बनते थे, जो अभी शीट ऐसा होता है। जी जी। तो वो मैंने सीखा था। तो वो चिट्ठी थी मेरे पास, तो वो लेके मैं ग्रैंड रोड पहुंचा जी। और ग्रैंड रोड पे उस आदमी को मिला, उनको मैंने वो चिट्ठी दी। उन्होंने कहा भी तुम ठीक है यहाँ पे रहो। तो वो मेरे को नीचे से 3रे माले तक जो है एक 20 बाल्टी पानी चढ़वाते थे। अच्छा। माय गॉड। और उसके बदले में टेरेस पे सोने की जगह देते थे। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मतलब उनका टिफ़िन आता था, बॉम्बे में टिफ़िन सिस्टम है जी। तो वो एक 2 रोटी और कुछ सब्जी छोड़ देते थे खा के, मैं वो खा लेता था और उनका टिफ़िन धो देता था। बस इतना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। धीरे धीरे मेरा ऐसा कोई 4-5 साल गुजर गए यही काम में। मुझे इंडस्ट्री कहाँ है मुझे मालूम ही नहीं। बिल्कुल। अभी तो मुंबई को समझ रहे थे। बम्बई समझ, हम जाएं कहाँ, बिल्कुल। जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो हमारी इनकम शुरू हुई, 2 रुपये रोज उन्होंने देने शुरू किए। उन्होंने? अरे वाह। सेम आदमी ने। तो एक बम्बई की भाषा भी ऐसी होती है कि उन्होंने कहा कि ये मेरे चेक जो है ना वो बैंक में डाल के आ जाओ। मैं गया और बैंक की खिड़की से ये कमाल है। चेक और वो डाल दिए स्लिप मैंने और चलाया। अब उन्होंने कहा कि क्या चेक डाल दिए? हमने डाल दिए। कुछ देर बाद फिर फ़ोन आया, क्योंकि वो बड़े सेठ थे, तो बैंक वालों ने फ़ोन किया, भाई आपकी ये सब चीज़ें पड़ी हैं, बड़ी मिली ज़मीन पे। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम कैसे डाल के आए? हमने कहा आपने बोला डाल के आ जाओ, मैं डाल के आ गया। उन्होंने वो काम भी मुझसे छीन लिया कि ये भी तुम्हारे बस की नहीं है। तो पहली नौकरी फिर क्या की होगी यहाँ पर? बस पहली नौकरी यही थी कि चाय बोल दो, पानी बोल दो, चेक डाल दो। अच्छी नौकरी थी मेरी। जब हम लोग कलाकारों से बात करते हैं तो वो ये बताते हैं मैंने ये किया, मैंने फुटपाथ पे सोया, मैंने रिक्शा चलाया, मैंने मजदूरी की। आपने ऐसे कौन कौन से काम मुंबई आने के बाद किए? मुंबई आने के बाद देखिए साहब, मैंने ना तो रिक्शा चलाया ना मैंने कुछ किया। मैंने
एक गुरु मंत्र था मेरे पास कि मैं कुछ भी करूं लेकिन लीजेंड लोगों के साथ करूं, वाह, क्योंकि उनकी छत्र छाया में मैं रहूंगा तो मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। सोबत का असर होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था, ऐसा मैंने सुना था। यहाँ जहाँ मैंने आपको बताया ग्रांट रोड पे काम करता था, वहाँ से एक अकाउंटेंट मुझे लेके आया शंकर जयकिशन के रूम में, अच्छा, और वहाँ मुझे नौकरी मिली। अब सोचिए मेरा वो ख्वाब पूरा हो रहा था जो कभी खेतों में देखा क्या था। बात है। देखा था। कि अब आप सुनिए शंकर जयकिशन, तो बिल्कुल, उनका ये रूम मैं देख रहा था, क्या रूम था, बड़े बड़े गद्दे, बड़े बड़े तकिए, 2 हारमोनियम बड़े ऊंचे, और पूरा म्यूजिक रूम सजा हुआ। आज मैं वहाँ था, मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ गया। क्या ये कहाँ पे, मुंबई में? ये फेमस महालक्ष्मी। हाँ, तो मुझे लगा कि मेरा ख्वाब तो पूरा हो गया, अब तो मज़ा आ गया। फिर वहाँ पे लता मंगेशकर जी, आशा जी, वाह। मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, शैलेंद्र जी, नीरज जी, हसरत जयपुरी साहब, सारे लेजेंड्स। मैं जो भी आदमी आता था मैं उसको यूं ही देखता रहता था, और मेरी कोशिश ये होती थी कि उनके लिए चाय मैं लेके जाऊं वाह, ताकि उनके करीब जाऊं, और नज़दीक से देखा। चेहरा दिखे उनको। फिर उनका वो कप उठाऊं। तो ये मैं, और फिर कभी कभी मैं उनको लिफ्ट तक छोड़ने भी आता था। बात कुछ नहीं होती थी। अब कोई पूछ ले भाई तुम्हारा नाम क्या है, बस इतनी बात, मजा आ ज़्यादा से ज़्यादा नाम बताना होता था। तो ये मैंने पहला काम यहाँ किया। अच्छा। उसके बाद एक दिन शंकर जी ने हसरत साहब को बोला कि हसरत मियाँ ये लड़का है, ये भी कुछ लिखता है, ज़रा इसको सिखाओ, अच्छी इसकी सोच है। अच्छा, तो हसरत साहब ने बोला कि ठीक है तुम मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा साहब आपका घर कहाँ है? वो खार में रहते थे, कैलाश बिल्डिंग। जी, तो उन्होंने मुझे बता दिया। अब मैंने सोचा कि शंकर जी के यहाँ क्या था, आप कुछ भी खाओ कुछ भी करो, सब बिल शंकर जी देते थे। वहाँ पे कम से कम 15-20 लोग थे, अच्छा, हाँ, सबका खर्चा वो उठाते थे। तो अच्छी वाली 2-3 टाइम की रोजी रोटी चल रही है अपनी, खाना तो मिल ही रहा है ना। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर क्या करूँगा? तो मेरे को इजाज़त मिली कि तुमको जब भी जाना जाओ, सोने के लिए इधर आ जाओ। वाह, तो मैं हसरत साहब के यहाँ जाना मैंने शुरू किया। और ये एक इत्तेफाक की बात है, या समझिए मेरे पूर्वजों का ये आशीर्वाद है कि हसरत साहब उस वक्त एक ऐसी बीमारी से गुजर रहे थे कि डॉक्टर ने बोला था कि आप इनसे जितना ज़्यादा बात करोगे इनको फ़ायदा होगा। अच्छा, हर्पिस नाम की कोई बीमारी है वो। अच्छा, अब मैं मिल गया उनको, अब मेरे को वो मिल गए, तो हम ऐसे बस बैठे बैठे पुरानी सब बातें करते रहते थे। और हसरत साहब ने मुझे सिखाया कि लिखा कैसे जाता है। क्या बात है। हम जब आए थे 300 गाने लेके आए थे हम। आज मैं पढ़ता हूँ तो हंसता हूँ कि यही सोच के आए थे तो क्या होने वाला था। तो हजरत साहब ने बाकायदा मुझे लिखना सिखाया और कैसे गीत लिखे जाते हैं। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा लिखावट में दिखना चाहिए। वाह, उन दिनों तक टीवी भी नहीं आया था। जी, बिल्कुल। तो मैं परेशान तक भी दिखना क्या दिखना, दिखेगा क्या। तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि हजरत साहब सुनाई देना तक तो ठीक है दिखाई कैसे देगा? क्या बात है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं मेरा गाना सुनाता हूँ, ए नरगिज़े मस्ताना बहारो फूल बरसाओ। तो आपको लगता नहीं कि इस गाने में आप बहारे हैं, फूल बरस रहे हैं, हीरो हीरोइन बैठे हैं, ये सब दिखता है ना? वो दिखता है। ऐसा आभास गाने में होना चाहिए। क्या बात है। और गाने की अपनी एक कहानी होनी चाहिए। वो कहानियाँ याद रह जाती हैं। वो चीज़ हमको याद रह जाती है। तो खैर आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनसे जो भी सीखा उनकी बदौलत ही आज मैं सब कर रहा हूँ। ये अनु मलिक साहब के कुछ थे ना? ये अनु मलिक साहब इनके भांजे हैं। भांजे, हाँ। तो पहले ही देखा जाए तो शंकर जयकिशन साहब, उसके बाद सर से मुलाकात, तो 2 दिग्गज से आपकी मुलाकात हुई जी। तो सर गीतों का सिलसिला कहाँ शुरू हुआ, लेखनी? देखिए गीतों का सिलसिला मैं क्या बताऊं, उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। पहला बड़ा ब्रेक। हाँ जी। पहला बड़ा ब्रेक के बीच की एक बात है जी। और वो बात है जब तक मैं वो नहीं बताऊं तो मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ किया है। जी। किशोर कुमार जी, जिनको मैं साहब बोलता हूँ आज भी और उस दिन भी, इनके पास मैंने 18 साल काम किया। 18 साल। और उस 18 साल में मैंने गीतों की विधा, डायरेक्शन की विधा, प्रोडक्शन की विधा
सब कुछ सीखा, क्या बाकायदा सिखाया उन्होंने, और मुझे तनख्वाह दी बहुत अच्छी। अरे वाह। और उनका एक सबसे अच्छा किस्सा है कि वहाँ पे जो है ना सबको टोकन मिलता था लंच के लिए, जी, मुझे नहीं मिलता था। उनके बंगले पे। बंगले पे, वो शूटिंग हमेशा बंगले पे ही करते थे, अच्छा। बाहर नहीं जाते थे। जी। तो मैं बैठा हुआ था, तो उनको ऊपर से, पहले सीसीटीवी नहीं थे, जी। तो किशोरदा जो है ना वो किसी खिड़की से झांक के पूरा सब देख लेते थे। सब पे नजर। ऐसा कांच फिट किया हुआ था कि मेन गेट भी दिख जाता था। बाप रे। तो उन्होंने देखा कि सब गए हुए हैं, यही एक बैठा हुआ है, तो ऊपर बुलाया, तुम क्यों नहीं गए? ऐसा मेरे को वो टोकन नहीं देते ये लोग। क्यों? ये तो पता नहीं। अच्छा, पगार कितनी है? मैंने कहा पहले दिन जब आया था तो मेरे को बोला था पगार मत मांगना। अच्छा। तो पगार मारुति साहब मुझे लेके गए थे, अच्छा, जो हाँ। कॉमेडियन है। जी जी जी। उन्होंने कहा था तुम पगार वगार मत मांगना, जब मैं बात करूँगा। तो साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम काम क्यों करते हो जब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता? तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं फिल्म लाइन में गीत लिखने आया हूँ। अब आपके यहाँ जो मुझे रह के सीखने को मिल रहा है, वाह। ये तो मैं तो और तो कहीं सीख ही नहीं सकता हूँ। ना तो मैं किसी कॉलेज में जा सकता हूँ, ना तो कोई मुझे सिखाएगा। यहाँ मेरे को जो मिल रहा है उतना ही बहुत है, बाकी तो देखा जाएगा। तो साहब ने तुरंत मैनेजर को बुलाया और कहा कि इनको पिछले 3 महीने का पैसा दो और 1000 रुपया, और इन जो भी है। तो उसको लगा कि मैंने शिकायत की है। ओह माय गॉड। 18 साल के बाद मैं वहाँ से डायरेक्टर बन के निकला। वाह गॉड। 18 साल साथ में रहे होंगे। 18 साल में उनके साथ में था, और इसी दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, ये सब सिंगरों के घर मेरा आना जाना डेली का अपने काम से था। तो जो ब्रेक है, अगर आप लिरिक राइटर का ब्रेक पूछ रहे हैं जी। तो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये मुझे ब्रेक मिला एज ए डायरेक्टर। सुधाकर जी, आपकी एक बुक रिलीज़ हुई है, गीतकार सुधाकर शर्मा। जी मैं उसके कुछ पन्ने पढ़ रहा था, जी तो उसमें बड़ा अच्छा फ़नी सा वाक़या देखने को मिला जब आप किशोरदा के साथ थे। में जी होगा। जी तो कुछ क्लैप से जुड़ा हुआ था, उसके बारे में बताइए। वो क्या था कि होता है कि पहले जो है ना क्लैप देते थे, चौक से लिखा करते हाँ थे। हाँ। तो एक्चुअल क्या होता है कि जब उसको लिखते हैं तो लिखने के बाद उसको पहले एक फट्टा मार के झाड़ लेते हैं, जी जी उसके बाद क्लैप दिया जाता है। जी। लेकिन हर जगह छोटा छोटा कुछ ना कुछ चलता है। जो मेरे सीनियर थे वो शायद नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ काम करूँ। जी। मेरे को ये नहीं बताया उन्होंने, कैसे मारना है वो तो बता दिया। तो दादा मुनि के फेस पे मुझे क्लैप देना था। ओह। अब मैंने क्लैप दिया तो उनकी आंखों में तो चला गया चौक, और वो भड़क गए। किस किस को बुला लेते हैं, कौन है ये, बाहर करो इसको यहाँ से। ये वो मेरे को समझ में नहीं आई कि मैंने किया क्या है। क्या हुआ? लेकिन मेरे को सेट से निकाल दिया। अरे लेकिन मैं गया नहीं बाहर, मैं उधर जिधर उनका वॉचमैन बैठता है उधर जाके मैं भी बैठ गया। फिर दादा मुनि को थोड़ी देर में जब उन्होंने फिर से किधर गया वो, तो बोला बाहर बैठा, बुलाओ उसको। तो दादा मुनि ने मुझे बुलाया और कहा कि पूछा मेरे को कौन हो क्या है, तो मैंने बताया उनको। तो उन्होंने, दादा मुनि ने खुद क्लैप लिखा, झाड़ा और मेरे फेस पे मार के मुझे बताया। वाह, क्या बात है। तो वहाँ से आपने तो मेरा डायरेक्शन वाली जो चीज़ें सबसे हैं, पहला मुझे लगा है- डायरेक्शन मुझे दादा मुनि ने क्या बात है। इस तरह से सिखाया। किशोरदा के साथ तो मैं सीख ही रहा अरे था। तो ये जब मेरे को पहला ब्रेक मिला एज ए डायरेक्टर, जी। मैं पहले शंकर जयकिशन के पास गया। अच्छा। शंकर जयकिशन के शंकर जी, जी। और मैंने कहा कि साहब मुझे एक पिक्चर मिली है, वो मुझे भूल भी गए थे। अरे बाप रे। मैंने कहा मुझे एक पिक्चर मिली है और मैं चाहता हूँ उसमें म्यूज़िक आप दें। जी। तो उन्होंने कहा तुम डायरेक्टर हो? कहा हाँ। अच्छा, हीरो हीरोइन कौन है? मैंने कहा हीरो भी आप हैं हमारे, और कहानी भी आप ही के हिसाब से मैंने लिखी है। मैंने कहा मैं आपके यहाँ काम करता था, पूरा उनको याद आ गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कितने पैसे लाए हो? तो हम 21,000 रुपये लेके गए थे शगुन के। वो कहा 1 रुपया और रखो इसमें। तो हमने 1 रुपया और रखा। उन्होंने 1 रुपया लेके उसी 1 रुपये में पूरी पिक्चर की। वाह वाह, 1 रुपए में? 1 रुपये में। वाह वाह।
और जिसमें उन्होंने मतलब मन्ना डे साहब को गवाया, किशोर दा को गवाया, उसमें सब बड़े बड़े सिंगरों को वही उन्होंने ही सब अरेंज किया मेरे लिए। वाह वाह, कमाल है। कमाल है। अब चूँकि मैं डायरेक्टर चला नहीं, जी। पिक्चर मेरी ज़्यादा नहीं चली, 2 पिक्चर और मिली थी। एक पिक्चर थी इंसाफ का सूरज, हेमा मालिनी डबल रोल, किरण कुमार, शम्मी कपूर, आलोकनाथ, परेश रावल, इशरत अली और शत्रु जी गेस्ट में, ये सब बहुत बड़ा सेटअप था। वो पिक्चर सिर्फ 3 दिन की शूटिंग के पीछे मेरी बंद हो गई। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये अभागा है, फलाना, जो भी जो बोलते हैं। तो मैं स्ट्रगलर हो गया एक तरीके से। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं विपिन भाई रेशमिया, जिनके साथ मैं स्टॉक लिखा करता था। अच्छा। और स्टॉक लिखने का मेरा सबसे कारण ये था कि जब भी मैं उनके घर पे जाता था तो एक तो खाना अच्छा खिलाते थे वाह, और मुझे सीखने को मिलता था। वो कोई भी ट्यून बनाते, मैं उस पर गाना लिखता। वाह, लेकिन ऐसे ही दिन गुजरते गए, ना कोई उनको पिक्चर मिली ना मुझे कोई पिक्चर मिली। फिर हम लोग ऐसे ही सब जब करते रहे, तो जो पहले बड़े ब्रेक की बात है, ऐसे छोटे छोटे काम मेरे चलते रहे। बिल्कुल। कभी किसी ने कुछ पैसे दे दिए, कभी किसी ने। मेरे 247 गाने रिलीज़ हुए, रिकॉर्ड हुए, और रिलीज़ एक भी नहीं हुआ। ओह माय गॉड। हो। और मेरे को हर गाने से ये उम्मीद लगती थी कि अब ज़िंदगी बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। मेरा कुछ हुआ ही नहीं। मैं बहुत परेशान। इधर मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर मेरे को एक गलत फहमी हो गई कि चलो मैं अपनी एक पिक्चर बनाता हूँ। अच्छा। मैंने पिक्चर शुरू की और उसमें ये मेरा झोंपड़ा वोपड़ा जो भी मकान था, गाड़ी, सब बिक गया और मैं बहुत तकलीफ़ में आ गया। अब उन्हीं तकलीफ़ों के दिनों में मैं ऐसे ही स्ट्रगल करता तो फिर रहा था। एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आनंद राज आनंद, ये भी दिल्ली के हैं, जी जी। मेरे अच्छे दोस्त थे। तो जब मैं डायरेक्टर था तो ये मेरी स्ट्रगल करते थे। अच्छा। फिर मैं फ्लॉप हो गया, मैं इनकी करने लगा। तो मैंने कहा भाई मुझे भी काम दो। तो उनको पता नहीं थोड़ा दया आई और उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, सर, कि अगर आज का गाना तुमने लिख दिया तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मैं कहा ऐसा क्या गाना भाई, इतने गाने लिख दिए, लाइफ नहीं बनी। बोले आप आओ। तो राजेश भाई वो बहुत ही मार्मिक, ये किस्सा मेरे साथ 2 बार हुआ है। जी। पहला छोड़िए, वो बाद में बता दूंगा। ये जब हुआ, मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि आपके पास कुछ पैसे हैं? अच्छा। मेरे पास एक स्कूटर होता था, पेट्रोल नहीं था उसमें। ओह माय गॉड। तो मेरी मिसेज ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं ला देती हूँ। तो कुछ 50 रुपये पड़ोस से मांग के लाई, हमने पेट्रोल डलवाया 50 रुपये का और आ गए सहारा। जी। अब वहाँ पे बारिश हो रही थी साहब, 2 व्हीलर पे आएगा तो आदमी भीग जाएगा। तो जब जैसे ही हम लोग पहुँचे तो अभी कोई हमको तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम खड़े हैं और शर्म के मारे सोफे पे नहीं बैठे, वो कपड़े का है। जी तो मनोज अग्रवाल एक डायरेक्टर हैं, जी जी जी। वो आए और उन्होंने कहा कि आप सुधाकर शर्मा हैं? मैंने कहा जी। कहता बैठिए। बैठ गया। बोले सुधाकर जी मैं मनोज अग्रवाल हूँ, मेरी ये पिक्चर है। पिक्चर का नाम था परदेसी बाबू, ओह गोविंदा उसका हीरो था। यस यस। बोले इसमें एक गाना है, वो लिखना आप। जी। और ऐसी सिचुएशन है आज तक आई नहीं है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब आनंद राज आनंद भी मेरे को बोले जा रहा है, बोले इसीलिए बुलाया मैंने, अभी अब ये अगर तुमने लिख दिया तो तुम्हारी लाइफ बन गई समझ लो। अब मैं थोड़ा अदब में आ गया। आनंद राज जी वही लगाने लगा जी। कि दोस्ती छोड़ो भाई, म्यूजिक डायरेक्टर है, इतना बड़ा काम भी दे रहा है अपने को। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। वैसे मैंने कहा बेटा बताओ तो सही क्या गाना है, अपन को पता तो लगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम नहीं लिख सकते। मनोज जी ने मुझे सिचुएशन बताई कि एक लड़का एक लड़की लड़के से पूछती है कि मोहब्बत क्या चीज़ है। अभी मैं गाने का नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता होगा, ऐसे बहुत से गाने हिट हुए हैं। अच्छी तरह जानता हूँ मैं, क्या है प्यार। वो मेरा गाना था, क्या है प्यार। मेरा फेवरेट गाना है सर। तो मैंने कहा ठीक है सर लिखिए मुखड़ा। तो मैंने लिखा क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। वाह वाह वाह।
लड़का जवाब देता है, प्यार से ईश्वर, प्यार से हम तुम, प्यार से पूजा, फिर क्यों इसको कहते रोग, समथिंग एक लाइन और थी। वो गाना मेरा जब मुखड़ा कंप्लीट हो गया तो मनोज जी बोले कि ये कितने दिन में लिख दोगे? मैंने बड़ी हंसी, जैसे आपको आ रही मुझे भी आई। मैं साहब अभी लिख के आऊँगा, नहीं तो अगला आगे तो आनंद राज खुद लिख देगा। तो मैंने कहा मैं चांस नहीं लूँगा, आज ही लिखूँगा। मैंने गाना उसी टाइम लिखा और उन्होंने शायद गोविंदा जी को सुनाया, मेरा गाना ओके हुआ और ये तय हुआ कि इसको उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति गाएंगे। कविता से मेरा रिश्ता ऐसा है कि जो शंकर जयकिशन वाली जो फिल्म थी उसमें फुल फ्लैश पहली बार कविता कृष्णमूर्ति ने कोई फिल्म गाई थी, वो मेरी थी। ओह, पहली बार? जी, पहले वो डबिंग गाती थी, फिर कोई एक दो गाना किसी में गा लिया, लेकिन पूरी पिक्चर मैंने उनसे गवाई और उन्होंने मुझे राखी बांधी। आज भी वो मेरी बहन है, मुझे राखी बांधती है। तो हमारा रिश्ता ये था। तो कविता ने कहा कि नहीं मैं तो गाना नहीं गा सकती। क्यों? क्योंकि उनको माधुरी के सेक्रेटरी है ना, रिक्कू राकेश नाथ के फंक्शन में जाना अच्छा था। अच्छा अच्छा। और फिर वो मुझसे बोली कि भैया वो हमेशा फंक्शन में मुझे बुलाते हैं और गाना तो कभी देते नहीं है। जी। तो हमने कहा गाना भी मिल जाएगा। अब ये बात अलग थी कि मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप कितने बजे जा रही हैं, मेरा गाना गा दीजिए आप। तो उन्होंने गाना गाया और जब गाना गा के गई, थोड़ा वहाँ लेट पहुंची होंगी जी। उनको गाना मिला, घर मेरा पिया घर आया, और उस पर उनको फिल्म फेयर भी मिला। क्या बात है, मतलब आपका गाना लकी रहा। लकी रहा, क्या बात है। और मेरे तो पहला था उनका? हाँ उनका पहला था, बड़ा हिट। क्या उनका हिट पहला फिल्म फेयर उसी पे था, माधुरी दीक्षित के लिए। सुधाकर जी, हमने किशोर, क्योंकि आपने 18 साल उनके साथ काम किया है और हमने बहुत बातें सुनी हैं, बहुत किस्से सुने हैं किशोरदा के कि बहुत कंजूस थे। इस पे आपका क्या कहना है? ये सबसे उभर के बात आती है कि पैसे के मामले में बहुत जो भी ऐसा बोलता है उनको, जो कंजूस बोलता है, मैं उसको मक्खी चूस बोलूँगा बोलने वाले को। अच्छा। किशोरदा बिल्कुल कंजूस नहीं थे। हाँ, वो फिजूल खर्ची नहीं करते थे। देखिए जैसे उनका स्टाइल क्या था, वो किसी की पार्टी में जाते नहीं थे तो अपने यहाँ पार्टी देते नहीं थे। जी। अब इसमें कंजूसी तो वो कि तुम बुलाओ तो रात भर पिए हाँ और हम ना बुलाएं, साहब का ऐसा कुछ नहीं था जी। वो फिल्म बनाते थे और हम लगभग 35 लोग जो है ना उनके यहाँ वर्कर थे, सबका कभी भी 1 तारीख नहीं हुई, 31 तारीख को तनख्वाह मिल जाती थी। वो खर्च करते थे, लेकिन उनको ये था कि वो ऐसे खामा पैसा नहीं खर्च करते थे, बिल्कुल, लेकिन अपने स्टाफ का ध्यान रखते थे। जब मेरा उन्होंने पहला गाना गाया तो उन्होंने कहा था कि कितने पैसे, तो मैंने कहा सर 15,000 का इंतजाम है। बोले नहीं 18 लूँगा। अच्छा। तो मैंने 3 का और इंतजाम किया जी। ये मैंने काफ़ी इंटरव्यू में बताई है ये बात जी। कि गाना गाने के बाद वो 18,000 मुझे वापस दे के गए। अगर वो कंजूस होते तो मुझे क्यों देते। बिल्कुल। क्या और मुझे कहा कि ये प्रोड्यूसर को वापस मत करना, ये तुम रखो, अपनी बीवी को देना, और जब तक ये पिक्चर कंप्लीट ना हो बंगले से तनख्वाह लेते रहना। वाह वाह, ये कोई कंजूस आदमी नहीं कर सकता। क्या बात है, एक नई बात पता चली, क्योंकि हम सबके दिमाग में यही था कि बहुत कंजूस थे। फनी किस्से बहुत सुने हैं उनके। नहीं, वो किस्से इसलिए है भाई कि वो क्या करते थे कि उनको अगर लगे ना कि आप उनको पागल समझ रहे हो तो वो हरकतें पागल की करने लगते थे। यस। अपने ऊपर दुनिया को हंसाना ये बहुत बड़ा फन है, दूसरे के ऊपर हंसना बहुत आसान है। वो मजे लेते थे। मुझे याद है अशोक भाई, किशोरदा और महमूद साहब की बहुत जोड़ी, बहुत अच्छी जोड़ी थी, ट्यूनिंग बहुत अच्छी। तो किशोरदा का एक किस्सा उन्होंने सुनाया, बोले मैं उनके साथ गाड़ी भी चला लेता था और साथ में रहता था। ये महमूद साहब बोले शूटिंग पे, बोले महमूद आज अगर मेरा पैकअप जल्दी हो जाएगा, शूटिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो तुझे मैं कुछ बढ़िया खिलाऊंगा। अच्छा। तो महमूद साहब बड़े खुश हुए, बोले यार ये आसानी से तो खिलाते नहीं है, मतलब इस तरीके से आज इन्होंने बोला। और शूटिंग बिल्कुल समय पर समाप्त हो गई। बोले महमूद मैंने तेरे को बोला था ना, गाड़ी निकाल, चल सेंटोर चलते हैं। तो बोले आज तो मज़े आ गए। फिर खाएंगे जब ये ड्राइव कर रहे थे, बोले रोक गाड़ी,
सेंटोर आ गए, वहाँ गाड़ी रुकी तो बोले मैंने तुझे बोला था ना बढ़िया कुछ खिलाऊंगा, जा ये ले, कुछ पैसे दिए। बोले सामने वो बड़ा पाव वाला है, उससे कुछ गरम गरम भजिया लेके आया और ये लेके आया और वो फिर उन्होंने खाया। महमूद साहब बड़े मज़ेदार तरीके से उन्होंने सुनाया था एक किस्सा। नहीं तो ऐसा एक ऐसे फनी मस्ती करते आप मस्ती बहुत करते थे। मस्ती बहुत करते मस्ती थे। बहुत मस्ती का करते थे। कोई और एक आध किस्सा कुछ? अभी मस्ती का तो उनके बहुत बहुत किस्से हैं। जैसे कि एक बार उन्होंने अब्दुल के साथ सेटिंग कर रखी थी कि ये दोनों टी शर्ट के अगर ये मिला के उसने ऐसे खींच दिया अच्छा, तो पैसे आ गए, ओके। और अगर ऐसे खोल दिया तो पैसे नहीं आए। अब साहब की नज़र उधर ही रहती थी कि ये क्या कर रहा है, खींचा कि नहीं। और उसने गलती से जो है ना ऐसे करके खोल दिया। साहब जो है ना खुश हो गए। उसने कहा ठीक है, इधर उधर का जो है ना गाना वाना शुरू किया। बोले यार आज जरा मज़ा नहीं आ रहा है, मैं आता हूँ अभी, और चले गए। अब सब परेशान। अब्दुल को बोला गाड़ी निकाल। अब सब परेशान के जा कहाँ रहे हैं। बाद में उनको घर बताया, भाई आप ही की रिकॉर्डिंग है, कसम। अच्छा। प्रोड्यूसर आप ही क्या है। बात है। तो बोले फिर क्या हुआ, मैं हूं तो पैसा। भाई प्रोड्यूसर किशोर कुमार, डायरेक्टर किशोर कुमार को बोलो कि सिंगर किशोर कुमार को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्यों गाएगा। वाह वाह। कमाल कमाल के किस्से। तो ये उनका एक वो था। फिर उनके जो थे हरिराम, वो कहीं से मैनेज करके उन्हीं के पैसे उनको उठा के दे दिए, ये और पकड़िए। लिए प्रॉपर। आप प्रॉपर लेके गाना गा दिया। वाह। कमाल। वैसे क्या कभी ऐसा होता था कि किशोरदा को कोई पैसे ना दे? नहीं, ऐसा कभी इसलिए नहीं होता था। किशोरदा के महीने 2-2 महीने पहले पैसे आ जाते थे, बिल्कुल। डेट बाद में मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर हो जाता था कि उनको रिलेशन में ये बात निभानी पड़ जाती थी कि चलो ठीक है यार मिल जाएंगे। लेकिन साहब का पैसा कोई मार नहीं सकता था, मार नहीं सकते। क्योंकि एक गाना तो नहीं गाएंगे ना, उसके बाद कौन गवाएगा। बिल्कुल। तो अगर प्रोड्यूसर ऐसा करेगा भी तो म्यूजिक डायरेक्टर अपना मैनेज कर लेता था। बिल्कुल। तो सर ये सारे किस्से सुन के दिल खुश हो गया। तो सर फिल्मों में गीत पहली बार मतलब देखा जाए तो बड़ा ब्रेक कब मिला आपको, ऐसा अगर कुछ बता सकें? देखिए आप इसको थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रेक के साथ बड़ा हिट कब हुआ। हाँ बिल्कुल। ब्रेक तो मिल गया था परदेसी बाबू, जी जी जी। लेकिन उसमें कुछ अंडर मेरे साथ बदकिस्मती ये रही जी कि आनंद राज आनंद जी ने मुझे बंधन की कहानी सुनाई थी जी कि भाई बंधन भी हम लोग करेंगे। जी जी लेकिन 2 दिन बाद बंधन हिमेश जी को मिल गई। जी। तो आनंद राज जी को एक गलत फहमी हो गई कि ये मैंने उलट पलट किया है। अच्छा, उन्हें पता होगा कि आपके रिश्ते उस घर में हैं बहुत। मैं तो उन्होंने मुझे आगे का काम नहीं दिया और मेरा नाम भी पब्लिसिटी में नहीं आने दिया। माय गॉड। मतलब जो भी रहा हो, कैसेट पे है लेकिन मेरा पब्लिसिटी में नहीं था। तो मेरे लिए वो बड़ा ब्रेक मेरे काम नहीं आया। माय गॉड। बड़ा ब्रेक मेरा काम आया जब हिमेश रेशमिया को ब्रेक मिला। जी। हिमेश जी के साथ जब मैं काम कर रहा था तो हम लोग उनके करीब 20 से 22 सीरियलों में मैंने गाने लिखे। अच्छा। और हिमेश जी हर सीरियल में गाने सिर्फ इसलिए भी डालते थे कि किसी की नज़र पड़ेगी तो अपने को ब्रेक मिलेगा। जी। म्यूजिक वही देते थे। म्यूजिक वही। बहुत खूबसूरत मुझे याद अंदाज वगैरह अंदाज, हाँ हाँ अमर प्रेम, आहा, अरमान, अनुराग, आड़ा, वो सब आपने लिखे हैं? सब मेरे लिखे। और वो सब भैया उनके टाइटल सॉन्ग्स इतने हिट थे कि कुछ लोग सिर्फ गाना सुन के भाग जाते थे। हाँ, वो गाने बहुत हिट हुए। गाने सुन के भागते थे, सीरियल नहीं देखते थे। कमाल। तो एक बड़ा ब्रेक मैं ये कह सकता हूँ कि फिर हिमेश रेशमिया को एक गाना लिखने के लिए मिला और वो गाना प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग था। ओह वाह। और जब वो टाइटल सॉन्ग हमको मिला, मतलब हिमेश जी को मिला, जी। तो उनके पास तो मैं ही एक राइटर था। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे हमको एक पिक्चर मिल रही है और पिक्चर बहुत बड़ी है और सलमान और हिमेश जी बहुत अच्छे दोस्त पहले से ही हैं जी। और बस गाना लिखना है। तो मैंने उनको बोला कि बॉस ये गाना ऑलरेडी वो उसमें 3 बार गाना फेल हो चुका है किसी का। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा फेल अपना भी हो जाएगा भाई। बोले क्यों? हमने कहा यार शकील साहब ने इतना सुंदर गाना लिखा है, अब उनसे ऊपर की लाइन तो अपन क्या लिखेंगे। जी। जी। बोले क्यों? हमने कहा देखो प्यार किया तो डरना क्या तो रहेगा ही, अगली लाइन क्या। तो मैंने कहा ये पैंतरेबाजी का धंधा है,
देखते हैं क्या हो सकता है। जी जी। तो हसरत साहब ने मुझे ये सिखाया था कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो घुमा के गाने को कैसे लिखना है। अच्छा। तो मैंने वो सब मुझे याद था। तो एक दिन मैं जब घर पे पहुंचा तो हिमेश जी झूला झूल रहे थे। अच्छा। बोले सर एक काम तो मैंने कर दिया। जी। मैंने कहा क्या? मैं सोचा शायद गाना लिख लिया होगा। अच्छा, खुद ही लिख दिया। हाँ, मैंने कहा क्या हुआ? कहता है वो जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना कि वो लाइन दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैंने कहा फिर? तो उन्होंने मुझे ट्यून में सुनाया, जब प्यार किया तो डरना क्या। मेरा तुरंत मुंह से निकला, ओढ़ ली वाह। चुनरिया तेरे नाम की। क्या? और वो एक साथ उछल पड़ा। बोले हो गया ना सर, यही मुखड़ा रखेंगे अपन। क्या बात है। और ये गाना, इस गाने ने जन्म लिया। तो आसानी से हो गया था रिकॉर्ड, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं था। नहीं, वो आसानी से रिकॉर्ड तो नहीं हुआ। वो हुआ ये कि ये गाने के लिए प्रॉब्लम ये आई कि हिमेश ने कहा कि अगर कुमार शानू और अलका याग्निक, वो मैं काफ़ी इंटरव्यू में बता भी चुका हूँ कैसे उनको शोधा। लेकिन यहाँ भी जी, जानना यहाँ भी चाहेंगे लोग। चाहिए। जी। वो हुआ यूँ कि मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो कि गाना वो गाएंगी तो ही हिट होगी तो वो गाएंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जी। तो हिमेश जी ने कहा कि ठीक है, ये काम आपका। और मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। तो मैं जब अलका जी के घर पे गया तो मैं जब भी उनको फ़ोन लगाऊं तो मतलब मेरे को एंट्री ना मिले। बोले नहीं अभी वो सोई हैं, नहीं अभी वो ये कर रही हैं। और एक बार तो मुझे बोल दिया गया कि नहीं वो नयों का काम नहीं करती हैं। जी। अब हिमेश परेशान, हमको गाना देना है। बिल्कुल। तो मेरे को बोले गया सर क्या हो रहा है, या तो ये लता जी गाएं और या फिर अलका जी गाएं। मैंने देखो लता जी का तो मैं बोल नहीं सकता, अलका को मैं, अब मेरी एंट्री हो जाए एक बार। तो मेरे दिमाग में एक खुरापात सूझी। उस सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। अच्छा। तो मैंने वॉचमैन मुझे पूछे कहाँ जाना है, मैं कविता के यहाँ। उन्होंने बात कराई, कविता की मम्मी ने कहा कि भेजो। अब वो हम जैसे ही गए तो हमें कहाँ जाना था फर्स्ट पे, सीधा अलका जी के घर। चीटिंग। हाँ जी। और हमने बेल दबाई तो अलका जी बाहर आई। माय गॉड। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो मुझे जानती थी। मैंने नमस्ते की, बोले सुधाकर जी आप? मैंने कहा अलका जी बहुत मुसीबत में हूँ, एक गाना मिला है बड़े दिनों बाद और आपको गाना है। कहते मतलब कौन म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? मैंने एक नया लड़का है। अच्छा गाना कैसा है? मैं गाना ये लो। मैंने कैसेट निकाली, उनको दी। दूसरी तरफ से मैंने वो टेप रिकॉर्डर छोटा सा होता था वो निकाला, हमने सुन लीजिए। उन्होंने गाना सुना, उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं गा तो दूंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हमने कहा नहीं, गाना कल ही होगा। माय गॉड। अगर कल नहीं हुआ तो गाना कभी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। न क्यों? देख कल तो नदीम श्रवण का गाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे उतरा और वहाँ से मैंने ऑटो किया, मैं सीधा सनी पहुँच गया। जी। अच्छा। सनी में नदीम श्रवण दोनों बैठे अपना सिटिंग कर रहे थे। जी। तो मैंने 2-3 बार झांका तो श्रवण भाई की नज़र पड़ी। शीशे से। श्रवण भाई बाहर आए, अरे भाई क्या हुआ? हमने कहा सर एक काम है। तो उन्होंने सीधा पर्स पे हाथ मारा अपनी जेब से। क्या बात है। मैंने कहा सर ये काम नहीं है। वाह वाह वाह। तो मेरी आंखें भर आई। तो बोले तू पागल है क्या? क्या हुआ क्या फिर? हमने कहा यार ऐसे ऐसे एक गाना मिला है हमको और वो गाना अगर कल हो जाएगा तो पिक्चर हमें मिल जाएगी। बहुत दिनों से हमारे पास तो कुछ काम वाम है नहीं। तो बोला हाँ भाई हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम क्या है ये बताना। मैंने कहा अलका जी प्रोड्यूसर बोल रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा झूठ बोला। प्रोड्यूसर ने कहा है कि अलका गाएगी तो ही मैं लूँगा। तो अभी अलका कल आपका गाना गा रही है। उन्होंने मोबाइल दिया, अलका जी को मिलाया और कहा कि अलका कल सुधाकर जी का गाना गाओ, ये मेरे मित्र हैं, अपना गाना परसों हो जाएगा। वाह वाह। क्या बात। अब अलका जी हमें ढूंढ रही हैं, हमारे पास तो ना मोबाइल नहीं कुछ नहीं, हमें कहाँ से ढूंढेगी वो। तो मेरे को बोला भाई आप जाओ घर पे। तो मैं ये खुशखबरी देने पहले हिमेश के पास गया, भाई हो गया काम। अब लेकिन हमें कौन ढूंढेगा, हम फिर वापस आए, उनको भी तो बताना था ना। तो मैं शानुदा के पास गया, उनसे कहा
शानुदा उससे पहले हिमेश जी के सीरियल में गा ही चुके थे। जी जी जी। बोला हाँ कोई बात नहीं। मैंने कहा वो अलका जी गा रही हैं आपके साथ। अरे बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा बस उनको बोल देता हूँ जाके। तो मेरे को सपोर्ट मिल गया कि शानुदा ने बोल दिया। रेडी हो गया। हाँ। मैं जैसे ही गया, अब मैं उसी रास्ते से गया था जिस रास्ते से पहले था। इस बार मुझे पूछा कुछ नहीं। हाँ, वो समझ गया, उतर के गया फिर कवि नहीं, उसने पूछा ठीक है कविता के यहाँ जा रहा होगा। अंडरस्टूड है। हाँ, मैं गया वहाँ पे जाके और बोला अलका जी गाना हो गया और शानुदा गा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि वो गाएगी तो बहुत अच्छा है। बोले कब? ना कल। बोले हाँ श्रवण का फ़ोन आया, क्या किया तुमने? मैंने कहा जो भी किया। और ये गाना सर जब हुआ, अब मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। ये गाना दिवाली से कुछ 3-4 दिन पहले था। तो मेरी हालत राजेश भाई ऐसी थी कि मेरे घर में खाने को कुछ रोटियां भी बराबर से नहीं थी। तो मैंने प्रोडक्शन वाले को बोला कि यार कुछ 2-1 हज़ार रुपये तो दे दो, दिवाली है। तो उन्होंने कहा कि ये जो गाना है ना, ये फिल्म में नहीं रहने वाला है। बोले ये तुम लोग आए हो ना जिस सोर्स से, इसलिए गाना हो रहा है। अच्छा। तो हिमेश भाई को पता लगा। उन्होंने कहा सर आपने उससे क्यों पैसे मांगे? तो हिमेश भाई ने मुझे 5,000 रुपये दिए। ये रखो ना पैसे, उससे क्यों, उसमें क्या है। और ये गाना रिकॉर्ड हो गया जी। अब गाना शूट नहीं हो रहा है। अच्छा। प्रिंट निकल गया, गाना शूट नहीं हो रहा। अब हम दोनों आपस में बात करें, यार उसने बोला था गाना, ये तो गड़बड़ है, अब क्या करें। तो हिमेश भाई ने एक बार सलमान भाई को बोला कि भाई वो गाना सर हो नहीं रहा है। तो अचानक सलमान भाई और काजोल किसी की शूट कर रहे थे। उन्होंने वो शूटिंग रोक के एक दिन, वन डे, ये गाना सुबह शुरू किया एंड वाह वाह। और गाना शूट हो गया। जब गाना शूट हो गया तो गाना उनको लगाना पड़ा। बिल्कुल। जब गाना लगा तो ये गाना जब आया तो मेरी मुसीबतें अभी भी कम नहीं हो रही थी। मैं घोस्ट डायरेक्शन के लिए राजस्थान गया हुआ था। ओह अच्छा। और मैं वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैंने सर देखा कि एक मेले में शादी है और उसमें एक आदमी ये गाना गा रहा है। ओह अरे और रिलीज हुए सिर्फ 3 दिन हुए। अच्छा अच्छा। और वो गाना गा रहा है, कैसेट वैसेट धूम मच रही है, जिस गली में जाओ गाना बज रहा है। बोला यार गाना तो अपना ही है, चलो। तो मैं उस बारात में गया, उसके पीछे पीछे अपना वाइन छोड़ के। हाँ और वो 8-10 बार वंस मोर हुआ सर, क्या बात है। उदयपुर में। बिल्कुल। अब मोबाइल नहीं थे तो मैंने घर पे फ़ोन किया तो मेरे बीवी बच्चे रो रहे थे। हमने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो मुझे लगा शायद खुशी में तो नहीं रो रहे, लेकिन वो रंज में ही थे। अच्छा। तो मेरी मिसेज ने कहा कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है वो गाने पे तो समीर का नाम आ रहा है। अरे टीजर जो दिया हाँ। तो उस पर समीर और उनका नाम था, माय गॉड। जतिन ललित का। तो अभी हमने कहा यार अब तो क्या कर सकते हैं। तो मैं जब राजस्थान से आया तो हम लोगों ने बात किया यार क्या करना चाहिए। तो सलमान भाई ने शायद हिमेश को बोला या क्या हुआ कि आप 1 हफ्ता ठहरो। 1 हफ्ते तक तो गाना आसमान हो गया। और पटाख से एक टाइटल आया, म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया, एडिड लिरिक राइटर सुधाकर शर्मा। वाह वाह, क्या बात है। और आज भी वो गाना जब बजता है टीवी पे कहीं भी सुन लो तो साथ में थिरकने लगते हैं लोग। तो गाना ही ऐसा था सर। इसी फिल्म का एक और गाना था, तुम पर हम हैं अटके यारा। इसके बारे में बताइए कुछ। इसके बारे में एक्चुअली मैं सही बात बताऊं तो ये एक तरीके से हमारे को ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है। जब ये गाना ओल्डी चुनरिया टी सीरीज पे गया जी, उन्होंने इसको देखा और कहा कि इस टीम का एक गाना और डालो। अरे वाह वाह वाह। अब हिमेश जी को सिचुएशन बताई, वो सिचुएशन लेके आए और मुझे बोले कि सर एक गाना और करना है। पहले हम दोनों में उम्र का इतना फ़र्क है, मैं उनके बाप की एज के लगभग हूँ, वो बच्चे जैसे। तो अब हम दोनों ने तय किया था तुम मुझे सर बोलो, मैं आपको सर बोलूँगा, ख़त्म। सही, अच्छा ये हमारा संबोधन था। बिल्कुल। हाँ। तो मैंने सर कोई टेंशन नहीं, करेंगे। तो ये गाना जब हम लोग करने लगे तो क्या होना चाहिए,
तो मैंने कहा यार एक अनोखा गाना लिखते हैं, ट्राई करते हैं अपन। तो बोले क्या? हमने कहा मुझे पहले लिखने दो, क्योंकि हिमेश भाई अक्सर ट्यून बनाते हैं हाँ और फिर लिखवाते हैं। तो बोले ठीक है लिखो। तो मैं सोच ही रहा था, तब तक ट्यून तो भाई ने कहाँ चुप रहेगा, वाह वो सर आप तो लिख ही लोगे, ट्यून सुन लो पहले। वाह तो उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई और मैंने गाना लिखा, तुम पे हमें अटके यारा दिल भी मारे झटके, तुम हो हटके हम भी हैं हटके। ये गाना उन्होंने सलमान खान साहब को सुनाया और 2-3 दिन। तो मेरे को बोला सर गाना तो ओके हो गया, एक प्रॉब्लम है। मैं बोलो? बोले प्रॉब्लम ये है कि इसमें भाई आ सकता है क्या? मैं क्या हिमेश भाई, भाई यार कहाँ रोमांटिक गाने हैं, भाई भाई का क्या लेना देना। सही है। बोले नहीं, वो जो भाई है ना वो अरबाज भाई है, हाँ और वो गाने में आएगा तो सर थोड़ा सा एक होता है हर आदमी को। बिल्कुल। हाँ मैंने ठीक है, तो मैंने एक लाइन लिखी, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके। तो अचानक लगा कि यही तो कहानी है, कहानी यही थी। कहानी ये थी। वाह, और वो गाना इस तरह से हमको मिला और वो भी सुपर डुपर हिट हुआ। बहुत तो आसानी से लिख लिया ये गाना। ये सोचा तो बड़ी आसानी से था, लेकिन आप सोचिए कि ये गाना मैंने 15 मिनट में लिखा और 3 दिन में एक काफिये की तलाश करता रहा। ओह, मुझे मिला नहीं, काफिये कम पड़ गए थे। क्या कौन सा था वो? काफिया तो फिर बाद में मेरी जहन में आया, कर ले याद तो रट के। अभी रट के फिर हिमेश भाई बोले कि ये रट के समझ में आएगा। मैंने कहा काफिया तो है ना, समझते रहेंगे। सही है। और हुआ वही जो हुआ आपने वही, बोला, तबाही मचाया गाना सुपर डुपर हिट हुआ। सुपर हिट, सुपर हिट। तो सर इस तरह से आप सुधाकर शर्मा से दी सुधाकर शर्मा बन गए, स्टार गीतकार बन गए। बिल्कुल, क्योंकि खूबसूरत गाने आपने लिखे। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो नए लड़के आने वाले हैं, नए गीतकार, तो इसके लिए कोई खास योग्यता होनी चाहिए, कोई टेक्निक है, या कहाँ से इंस्पायर हो, कैसे? अशोक भाई, टेक्निक हर चीज़ की होती है जी। जब तक कोई टेक्निक आपको नहीं आएगी जी आप उस विधा को नहीं कर पाएंगे। जी लेकिन उस टेक्निक के साथ साथ उसको इस्तेमाल करने का अपना अपना तरीका होता है। टेक्निक तो एक ही है सबकी, जी लेकिन आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब मैं गाना लिखता हूँ जी तो मैं ये सोचता हूँ, मैंने इतने सब जैसे शैलेंद्र जी, हसरत साहब, शकील साहब, साहिर साहब, भरत व्यास जी, बख्शी साहब, पंडित बख्शी साहब, अलग अलग लोग जो है ना क्या क्या उन सिचुएशनों पे लिख चुके, वाह, और वो कैसे लिखते थे। जी, तो आप उनकी चीज़ को वहीं रहने दो, वाह, लेकिन आपको एक गली मिल जाती है बिल्कुल। कि चलो मैं ऐसे करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, बिल्कुल उनकी इज्जत करनी चाहिए। कि अगर हम उनको रेस्पेक्ट ही नहीं देते, जी, हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो पुरानी हो गई, पुरानी में से ही नई निकलती क्या है। बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इतनी चुनरियाँ लिखी हैं, वो कोई चुनरिया मैं नई नहीं लाया, उससे पहले भी कितनी चुनरियाँ लिखी जा चुकी। जी लेकिन चलो मैंने लिखा। अब इसकी जो खास टेक्निक आप जी। बात करते हो, जी मुझे हजरत साहब ने जो बताया वो ये है, जिसको मैं भी अब मानता हूँ, कि गाने की एक कहानी होनी चाहिए। बिल्कुल कि गाने में मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं कहता हूँ सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई, अगली लाइन क्या होगी, जब लड़की की चुनरिया सरकेगी जी, तो पहला ऑर्नामेंट बिंदिया चमकेगा, वाह वाह तो तेरी ये बिंदिया दिल ले गई, वाह वाह, तो मेरा कंप्लीट होगा ना। यस यस, अब मैं उसकी जगह तेरी पायल दिल ले गई कैसे, अब नहीं। चुनरिया सरकाई थी, हाँ। अचानक तुम पायल पे कैसे आ गए। क्या बात और है। कह मैं ये भी सकता हूँ तेरी पायल दिल ले गई, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो तरतीब से जब हम नीचे उतरते हैं क्या बात है। तो हमारा वो गाना बहुत कुछ होता है। और जो मैंने गली की बात बताई, एक दिन बारिश का मौसम था, जी और अगर कोई राइटर सिर्फ अपने तरीके से ही गाना लिखता हो तो कितने गाने लिखेगा, मैक्सिमम 100। बिल्कुल, उसके बाद अपने में ही घूमता रहेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरों की गली में जाके उन जैसा लिखने की कोशिश भी करता वाह, हूँ, वाह। जिसमें मेरा थोड़ा सा रंग अलग हो जाता है। बिल्कुल, मैंने एक दिन बोला कि हिमेश भाई आज मैं गाना लिखूंगा, तुम मेरे को बिल्कुल टोकना मत, और वो गाना जो मैं लिखूंगा वो आपको पसंद भी नहीं आएगा, अच्छा, और वो गाना कहीं लगेगा भी नहीं। तो आज फालतू काम करते हैं।
हिमेश भाई बोले यार सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा देखो अब ये बात तो हुई, लेकिन मैं गाना लिखूंगा और आपको ट्यून बनानी पड़ेगी, वो लॉजिक मत लाना सर, इसको कौन लेगा, अच्छा। वो मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हूँ। बोला अच्छा ठीक है आप लिखिए। तो मैंने कहा यार ये गुलजार साहब बड़ा अलग सा लिखते हैं, चाय छप पानी में और गीले गीले पानी में नीला पीला, ऐसा वो उनका एक स्टाइल है। बिल्कुल अब देखिए साहब, मैं गुलजार साहब का मुकाबला तो बिल्कुल मैं क्या, मेरा ख्याल है कोई बेमिसाल है। बट हमने कहा इस गली में हम अगर कुछ लिखें तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल। तो हमने ऐसी फेंकम फेंक शुरू सोचा दिमाग में, और मैंने कहा मैंने ज़िंदगी को इस्तेमाल किया। अच्छा जी। और मेरा गाना था तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी ज़िंदगी बदल दी। ओ माय गॉड। 4-6 बार ज़िंदगी ज़िंदगी लगा दी मैंने, और मैंने पूरा गाना लिख दिया। हिमेश भाई को पसंद आया, उन्होंने वो गाना बना लिया। वाह। अब हमको जो पिक्चरें मिल रही थी वो पिक्चरें मतलब सलमान भाई की थी, और सलमान भाई को बीट गाने चाहिए थे सब, जी। उनको थोड़ा तो डांस अलग वांस ये डांस होगा। वांस सब गाना चाहिए, ये गाना तो उन पे फिट ही नहीं होगा। तो हिमेश भाई बोले चलो देखते हैं सर आप, हमने बना तो लिए। तो जब ये गाना बना के हमारे स्टॉक में था, तो हमारे पास एक फिल्म आई हमराज, जिसमें बॉबी देओल था। कमाल की मूवी थी। मैंने कहा हिमेश भाई एक गाना इनको सुनाओ आप। अच्छा। और एक सिचुएशन हमारे पास आई और हमने ये गाना हमारे अब्बास मस्तान साहब को सुनाया और उनको एकदम चिपक गया गाना। वाह। और बात यहीं तक सीमित नहीं रही साहब, इसमें मुझे बेस्ट लिरिक राइटिंग के लिए नॉमिनेशन भी मिला। अरे वाह वाह वाह। और वो फिल्म ऐसी अजीब थी कि एक साल में फिल्म फेयर में 5 गाने नॉमिनेट होते हैं, जिनमें से 3 मेरे लिखे हुए थे, 2 में पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी। वाह वाह वाह। बेस्ट लिरिक्स के लिए मेरा खुद का नाम था, जी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बहुत ही बदल दी। खूबसूरत है। और बेस्ट मेल सिंगर के लिए कुमार शानू थे, जी। सनम मेरे हमराज। जी। और बेस्ट आइटम सॉन्ग के लिए के थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ क्या गाना था वो भी। और ये जिंदगी वाला तो सर, तूने जिंदगी में आके, उदित जी और अलका जी ने गाया, आई थिंक सुपर डुपर, बहुत अच्छा। जब आप लिखते हैं तो पहले धुन आती है या शब्द आते हैं? नहीं, पहले शब्द। अच्छा। और क्या होता है, जब शब्द, मैं पहले शब्द तय करता हूँ कि मैं लिखूंगा क्या और कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल। और वो फिर मुझे ये देखना होता है कि इस्तेमाल कैसे होंगे, उस सोचने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब मैं सोच लेता हूँ तो गाना ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं। वाह वाह, कमाल है। और ये कितनी बड़ी बात है भैया कि आपकी सोची हुई चीज़, वो शब्द, उस पर फिल्म बनती है, उसमें हीरो हीरोइन सबको फिट करता है डायरेक्टर इस गाने के सिचुएशन में। ये बड़ी बात है, ये शब्दों की ताकत है, जो आपके कलम की ताकत है, कमाल है। सुधाकर जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई गाना बहुत अच्छा लगा हो जो आपने लिख दिया हो, और सिंगर भी डिसाइड हो कि ये सिंगर गाना चाहिए, लेकिन कोई दूसरा सिंगर गा दे, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। और जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। अच्छा। एक फिल्म बन रही थी चोट। जी जी। और उस चोट में एक गाना था जो हम जगजीत जी से गवाना चाहते थे। राजू सिंह का म्यूज़िक था जी। तो हमको लगा कि अगर जगजीत जी ये गाना गाएंगे तो मैंने बोला राजू अपनी लाइफ बन जाएगी। राजू की तो बनी हुई थी, मैं बोला मेरा ही सब चल रहा था। तो बोला सर गाएंगे, उसमें क्या बात है। तो जब हमने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो अपने ही शायरों की चीज़ें गाता हूँ। जी। मुझे बहुत धक्का लगा कि भाई अभी मैं तो शायर वायर तो वैसे हूँ ही नहीं, मैं तो मामूली सा गीतकार हूँ। तो मैंने कहा छोड़िए सर, पंकज उदास से गवाते हैं। अच्छा। और हमने वो गाना पंकज उदास से गवाया। और फिर एक मौका ऐसा आया कि मेरे एक डायरेक्टर हैं जॉन मैथ्यू साहब, जिन्होंने सरफरोश बनाई थी जी। उनकी एक फिल्म बन रही थी शिखर। जी।
शिखर में क्या हुआ, मैं जिसको भी पूछूं जी कि भाई क्या कर रहे हो, बोले जॉन मैथ्यू की पिक्चर कर रहा हूँ। गीतकार तो जॉन मैथ्यू के लिए लगा हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर है तो जॉन मैथ्यू के लिए लगा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये जॉन मैथ्यू है क्या? क्या बात। सर उनकी मुझे लग रहा है कि सरफरोश के बाद 7 साल बाद ये फिल्म आई जी 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 और सारे अवार्ड सरफरोश को गए थे। बहुत बड़ी हिट थी। लोग वेट कर रहे थे जी कि नेक्स्ट मूवी क्या बनाएंगे। क्या तो मुझे लग रहा है इस चक्कर में सब लोग हर try एक की कर रहे इच्छा होगी कि हम ये वो जो इनकी भी फिल्मों में उनको काम म्यूजिक करें। जो भी म्यूजिक डायरेक्टर जाता था वो बोलते थे अपना गीतकार लाओ, जी और वो सिचुएशन देते थे, वो पलटते ही नहीं थे कभी। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर मिला, जी मणिशंकर उनका नाम था, जी जी चाय की दुकान पे मिला। मेरे को बोला कि सर मेरे लिए कुछ लिख सकते हो? मैंने कहा तेरे पास क्या है? अच्छा बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर कर रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा तू आ जा भाई, अच्छा बाकी तो देखा जाएगा, एक घुसने का तो चांस हाँ, मिलना चाहिए। जी तो वो मुझे इधर वर्सोवा में कहीं पेइंग गेस्ट था, वो मेरे को लेके गया। मैंने कहा छोड़ यार हटा, इधर मूड नहीं बन रहा, चलो चौराहे पे फिर चलते हैं। वापस हम 7 बंगला के चौराहे पे आए, वहाँ मेरे गुरुजी एक रहते थे, जी उनके यहाँ बैठ के मैंने उसकी सारी धुनें जो भी थी सुनी वो सुनी। रेस्टोरेंट था एक छोटा सा, जी गली में घुसते ही घुसने से- लेफ्ट हैंड हाँ जी हाँ जी। और मैंने कुछ मुखड़े लिख दिए, ये भाई साहब सुनाने के लिए गए। तो अब ये बाजा तो अच्छा बजा लेते थे, जी तो एक चारी करके हमारे एक ढोलक प्लेयर, हाँ 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 वो भी इनके मित्र थे। तो हमने कहा चारी को यार जा साथ में थोड़ा जरा जमा दे रंग यार, इसको पिक्चर मिल जाएगी। बिल्कुल तो इन लोगों ने जाके जब सुनाया तो वो गाने चिपक गए। वाह तो जॉन साहब ने पूछा कि ये राइटर कौन है? तो इन्होंने बता दिया भाई वो हैं। तो बोले वो जो चुनरिया उनरिया लिखते हैं वो, तो मेरी बात कराओ। तो जॉन साहब ने मुझसे बात की और कहा कि भाई ये जो आपने गाने लिखे हैं ये आपने कैसे लिख दिए? हमने कहा हमको जो बताई सिचुएशन उस हिसाब से लिख दिए कि आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है। ओहो अच्छा तो मैं तो अंदर से तो मैं हिल गया। हमने कहा यार हम तो तरस रहे थे मिलने के लिए। बिल्कुल, हाँ। मैंने यही कहा ख्याल हो गया। मैंने कहा सर मैं रहता हूँ गोरेगांव में, जी आप रहते हो पारला में, जितना टाइम वहाँ तक का लगेगा मैं आ जाता हूँ वाह और उनको वहीं बिठा के रखो। जी हम पहुँच गए साहब। अब जब मैं गया तो उनका छोटा सा कद है जी और एक हाफ पैंट पहनी हुई, एक बनियान सी पहनी, चप्पल पहने हुए, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि सरफरोश सरफरोश का डायरेक्टर होगा। जी मैं गया, जाके उनसे मिला और बैठा मैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लिखा है आपने। मैंने कहा सर एक बात बताऊं आपको, आप मुझे सिचुएशन बताइए, आप अच्छा मैं फिर लिखूंगा, वाह क्योंकि ये ट्रांसलेट की हुई सिचुएशन है। जी अब आप बताइए। आप बताइए अगर आप मुझे मौका दें तो उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई। मैंने सर कापी पेन उठाइए। क्या मतलब? मैं लिखूंगा नहीं, मेरा लिख लो, मैं बोल देता हूं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब मैं लिखता नहीं हूँ, लिखवाता हूँ, आप लिख सकते हैं। मैं बोलता हूँ लिखो हाँ वो तुरंत उठे, पहले तो हंसे, मैं पहली मुलाकात थी उनसे, और वो लाए रबड़ भी लाए, पेंसिल भी लाए। अच्छा मिटाना बोलिए, पड़ेगा कई मिटाना बार। पड़ेगा। मैं उनको 2 गाने लिखवा दिए और ये 2 गाने आधे घंटे में हो गए। उनको बहुत पसंद आए। ऐसे करते करते सर साल भर तक जी वो सिचुएशन बदलते रहे, मैं बदलते हुए गाने लिखता रहा और हर गाना मेरा ओके होता था। वाह तो एक दिन मेरे को बोले रात को, बोले यार मैं जो बोलता हूँ आप वही लिख देते हो, मेरे को पसंद आ जाता है, बाद में मेरे को लगता है ये तो मैंने ही बोला था। अच्छा मैंने कहा सर यही तो मैंने सीखा है भाई, डायरेक्टर को क्या चाहिए? बस। जब डायरेक्टर मेरे को बोल रहा है तो मेरे को करना क्या है? मेरे को तो आपकी भाषा को मीटर में लाना है, वो मैं ला देता हूँ। तो उन्होंने कहा यार कमाल है, अच्छा एक काम करते हैं, ये सब भूल जाते हैं, अब मैं आपको असली सुनाता हूँ। अरे बाप रे हमने कहा क्यों, अभी और भी कुछ बाकी है? बोले नहीं अब आप आओ। फिर हम विधिवत उन गानों पे बैठे और एक मौका ऐसा भी आया कि उनको किसी ने कहा, टी सीरीज ने, कि हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, अच्छा लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर फलां चाहिए। तो मैंने कहा सर अगर म्यूज़िक डायरेक्टर आप चेंज कर रहे हैं
तो लिरिक राइटर भी चेंज कर दो, क्योंकि मेरे को तो ये म्यूजिक डायरेक्टर ही लेके क्या आया, बात है। तो अगर ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। हम्म, और 1.5 साल में मैंने आपको सेटिस्फाई किया है। अगर कोई लिरिक राइटर आपको 1.5 दिन में कर देगा तो मैं उसके सलाम करूँगा। राइट। और सर वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 2 दिन के बाद उन्होंने डिसीजन लिया, नो म्यूजिक डायरेक्टर चेंज, वाह यही म्यूजिक डायरेक्टर रहेगा, मैं आपको चेंज नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। और टिल टुडे मैं जॉन साहब के साथ सरफरोश 2 पे काम कर रहा हूँ। अच्छा वाह, 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 हाँ हाँ, क्या अभी बात। चर्चे में है वो। जी। क्या बात है सर। और वो गाना भी उदित जी ने शायद गाया था, एक शिखर का। हाँ, वो शिखर का मैं आपको बता रहा था कि जब शिखर की एक बहुत दर्द भरी कहानी सुन लो। एक गाना जॉन साहब बोले कि जगजीत जी गाएंगे, हाँ मैंने कहा लो, वो तो गाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही वो बोल चुके हैं। जी। तो मैंने कहा सर वो कहाँ गज़ल वज़ल गाते हैं, अभी उनसे आप गवा रहे हो? बोले नहीं यार, वो पिछली मेरी थे, हाँ। हिट थे, अभी वही गाएंगे। अरे ठीक है सर, उनसे गवा लो। तो वो गाना जब जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा था तो मैं गया ही नहीं रिकॉर्डिंग में। अच्छा। हमने कहा यार कहीं ऐसा नहीं हो आप लोगों को देख के बड़ा देख करके तो मेरे को जॉन साहब का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं? हमने कहा हम घर पे हैं। हाँ बोले रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं आए? मैंने जरा थोड़ी, तब अब मैं असलियत भी नहीं बोल सकता था। बिल्कुल। मैंने कहा सर बस अभी आ रहा हूँ ये वो, तो मैं चला गया। तो गाना शुरू हो चुका था। अच्छा। गाना जब शुरू हो चुका था तो मैं जब गया तो दूसरा अंतरा, पहला अंतरा मुखड़ा हो चुका था। तो जगजीत जी गा रहे थे, मैंने दूर से सलाम किया, बैठ गया। तो बार बार जगजीत जी बोल रहे थे यार काश इसका तीसरा अंतरा भी होता। इस साल मेरा कोई गाना है नहीं फिल्मों में। अच्छा। जॉन तीसरा अंतरा, अच्छा देख लेंगे, फिर भी ये बोल दें देख लेंगे। मैं दिल में सोचूं देख क्या लेंगे, तुम लिखोगे भाई और क्या यही करोगे। मैं लिखवाऊंगा अभी। हाँ, ये होते होते गाना जब कंप्लीट हुआ तो उठने लगे। मैंने कहा सर बैठिए, तीसरा भी तीसरा अंतरा लिखिए। तो बोले कि समझ में ही नहीं आया उनको भी ये कौन है। हाँ। मैं उनसे ज़्यादा मेरा परिचय तो हुआ इंट्रोडक्शन नहीं था। था नहीं। हाँ। मैंने कहा तीसरा अंतरा लिखिए। मैंने तीसरा अंतरा लिखवा दिया। बहुत खुश हुए, क्या बात है क्या बात है। उन्होंने साहब वो तीसरा अंतरा भी गा दिया। मैं सर 1 मिनट और रुकी उधर ही, वो जो मेरे से पहले मुखड़ा हुआ मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ हाँ सुनिए। उन्होंने सुना तो एक लफ्ज़ उसमें मेरा चेंज किया हुआ था। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा कि सर ये किसने चेंज किया? हमने तो ये नहीं लिखा था। बोले हमने चेंज किया है, क्या इसमें खराबी है? हमने कहा क्या खूबी है वो बताइए। खराबी तो अगर होती तो हम ही नहीं लिखते। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि नहीं वो क्या है कि वो रंग बिरंगे फूलों में तू है, ऐसा कुछ मैंने रखा था। तो उन्होंने कहा नाजुक से फूलों में तू है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये बस ऐसे ही। हमने कहा नहीं सर, ये फूल और नाजुक का संबंध क्या है? अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं? बोले यार मुलायम होता ना। और वो क्या है? मैंने कहा रुकिए, बख्शी साहब का एग्जाम्पल मत दीजिए। अच्छा। फूल बड़े नाजुक होते हैं, वो मैंने भी सुना है। जी। लेकिन सर मैं वो क्यों लिखूं? वो तो वो हो लिख चुका गए। है। हो चुका है। अब ये बताइए आप नाजुक इस्तेमाल करना चाहते हो या फूल इस्तेमाल करना चाहते हो? दोनों तो नहीं हो सकते। तो बोले नाजुक। मैंने लिखिए फिर, नाजुक सी कलियों में तू है, फूल से कली नाजुक होती है, वाह। फूल कहाँ नाजुक होता है। वाह। और इतने वो मुस्कुराए। बोले भाई वाह, ये कहते हैं तो हम तो ये गा देते हैं। और वो गाना सर मेरा इतना बड़ा हिट हुआ कि जयपुर डीएवी कॉलेज की प्रेयर है वो। अच्छा। स्कूल में प्रेयर वही गाने की होती है। सर लाइन जरा सा ऐसे ही बोल के। नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है, जी। तू है मन की शक्ति, आशा है तू सबकी, तू ही सबका साथी रे। वाह वाह। प्रेयर यही बना दिया है आपने। ये प्रेयर बनाया नहीं, बन गई। बन गया बन गया। तो ये मनी जी का था विजुषा? विजुषा। हाँ, क्योंकि मेरे Sorry. रिकॉर्ड में नहीं है वो। विजुषा। अच्छा। ओके ओके। विजुषा का एक ही गाना था। अच्छा, उस फिल्म में गाना ये था।
तो आपको वैसे कभी ये फिल्म जब बन रही होगी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये हिट है या कैसी जाएगी? क्योंकि मुझे याद है, हमारी औकात ही नहीं थी कि हम फिल्म के सेट पे जा सकें। ये मुझे याद है कि इस वक्त हम लोग, क्योंकि मनी जी और हम लोग गए थे, आप मिले, वो देखने के बाद वाकई बड़ी वो हुआ कि यार ये सरफरोश वालों ने ऐसी मूवी बनाई है। शायद वो सब्जेक्ट ऐसा नहीं, वो राइट सब्जेक्ट था। पहले बन गया, अगर वो आज बनता तो ज्यादा वातावरण को लेके फ्यूचर की उस फिल्म टाइम पे बना दी। वो नहीं था उनका। सर आपके सारे के सारे गाने इतने सुपर हिट हुए, कोई ऐसा गाना जो आपकी नज़र में एक गीतकार की हैसियत से ऐसा लगा हो कि यार ये मेरा गाना यादगार है यार? देखिए, मेरी नज़र में मेरे लिए सबसे कीमती गाना तो है सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। जी, आज भी मैं उसकी रोटी खाता हूँ। ये सच्चाई है जी। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किया कि ऐसा कोई गाना, जी तो वो गाना जगजीत जी का जो मैंने शिखर के लिए लिखा था, जी। वो इतना प्यारा गाना है कि अगर कोई गाना आपका प्रेयर बन जाए। अच्छा। और एक सिंगर जी मेरे को जयपुर से आई और उसने कहा कि सर एक कॉपी लाई वो, उस पर वो गाना प्रिंट था, अच्छा स्कूल की थी। बोले मुझे ऐसा एक गाना लिख के दे। तो मैंने कहा कि ऐसा गाना तो लिखना बहुत मुश्किल है। जी। बोले क्यों? हमने कहा ये मेरा ही लिखा हुआ है, दोबारा कैसे लिखूंगा? अच्छा, ये बात उनको पता नहीं थी? नहीं, उनको नहीं पता था। ओह माय तो गॉड, मैंने कहा ये मेरा ही लिखा हुआ है और मैं दोबारा ऐसा गाना नहीं लिख पाऊंगा। क्या तो बात है। कभी कोई चीज़, जैसे मैंने 189 चुनरिया लिख दी, मैंने 5000 गाने लिख दिए, जी मैंने 200 म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम कर लिया, मैंने 190 सिंगरों के साथ काम कर लिया, गॉड, मैंने 75 स्टूडियोज़ में काम कर लिया, वाह वाह, मैंने मतलब ऐसे बहुत से मिसाल बनाए, लेकिन जी, इस गाने को मैं दोबारा नहीं लिख पाऊंगा। क्या बात है वो ऐसा गाना है और दिल के बहुत करीब है जी, कि आप कितना भी अच्छा, उससे अच्छा नहीं होगा। क्या बात है। और आप ऐसा बोल रहे हैं बिल्कुल। तो बड़ी बात है। मेरी लाइफ में 2 ही गाने ऐसे हैं। एक गाना है शैलेंद्र जी का, जी जिसे आज तक फिल्म इंडस्ट्री का जी कोई राइटर लिख नहीं पाया, अच्छा, और ट्राई बहुत बार किया, जी, लेकिन मुझे लगा ये लिखेगा, लेकिन गली से निकल गया, लिख नहीं पाया, टच नहीं कर पाया। वो हो ही नहीं पाया। कौन सा? गाना है साहब, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। ओहो, अच्छा। ये तो पहेली है। ये है साहब। और ये पहेली में पहेली, अंतरा मुखड़ा ऐसे ही चलता चला जाता है। जो जवाब देता है उसी में सवाल होता है, ओह। सवाल का ही जवाब होता है। ये बहुत ही मुश्किल शैलेंद्र जी का गाना है, और अगर मैं कभी लिख सका तो ही समझूंगा कि मैं एक सफल गीतकार हूँ। क्या बात है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप जाने जाते हैं ऑन द स्पॉट गीत लिखने में, आप इसके माहिर खिलाड़ी रहे हैं, तो बड़ी बात है। और ये पूरी होगी तमन्ना आपकी? बहुत मुश्किल है, नहीं बहुत मुश्किल। नहीं, हो जाएगा। बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं, है ना? होगा, बिल्कुल जी, होगा। जी। अच्छा, आपने इतने हिट गाने लिखे, कोई आपको ऐसा फैन याद है जिसने कोई अलग सा कमेंट किया हो, अजीब सा किया हो? हाँ राजेश भाई, एक फैन ने मुझे बहुत बड़ी माँ की गाली दी थी। हैं? माँ की गाली? हाँ, और वो हुआ यूँ कि मेरे कुछ फोड़े निकले हुए थे, तो मैं लुंगी बांधे हुआ था, जी, और मैंने हिमेश भाई को बोला कि मैं रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं ये लगता। पोजीशन है जी। बोला नहीं सर, आपके बिना तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। वो दौर कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल। तो हमने कहा यार ठीक है, तो हमने लुंगी बदल के दूसरी बांध ली और एक ऑटो पकड़ा। साला वो बाहर मैं रहता था झोपड़पट्टी में, जी। वो गंदगी में से निकलते निकलते फिर खून निकले, उसमें दाग धब्बे फिर आ गए। गॉड। मैं जब आया तो मैंने एक रिक्शे वाला रिक्शा पकड़ा, जी, और जैसे ही रिक्शा चला तो गाना बजा, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। अच्छा, अच्छा मैं खुश हो गया। जी। थोड़ी देर बाद फिर वही गाना बजा, फिर वही गाना बजा, फिर वही गाना बजा। उन दिनों कैसेट चलता जी था। जी जी। तो मैंने मस्ती में उसको बोला यार कोई अच्छा सा गाना लगाओ। अच्छा उसने फट से मेरी तरफ लुक दिया और गाना बंद कर दिया। अच्छा। अब मैं तड़पूं कि यार गाना बंद कर दिया। मैंने कहा भाई आपने गाना बंद कर दिया। कहता साहब अच्छा गाना सुनने के लिए तमीज़ भी होनी चाहिए। वाह, अच्छा। मैंने कहा
तुमको मालूम है ये गाना किसने लिखा है? बोले हाँ मालूम है, सुधाकर शर्मा ने लिखा है। अरे वाह। तो मैंने कहा भाई वो सुधाकर शर्मा मैं ही हूँ। अच्छा, उसने इतनी तगड़ी लुक दी मेरे को कि एक्सीडेंट भी हो सकता था। ठाक से एकदम मारा। ठग से ऐसे मार के और फिर चला और तेज कर दिया उसने। ना भाई माफ कर दे, ये गाना मेरा ही लिखा हुआ है, सुना दे। उसने नहीं सुनाया। अरे बाप सनी की गली में ऐसे आया जी। और मैंने उसको पैसे दिए, उसने ऐसे घुमाया और रोका मेरे पास, और तेरी माँ का जो वो बुरी से बुरी गाली दे My सकता God. था, कहता है साले शक्ल देखी आईने में सुधाकर शर्मा बोलता है, और चला गया। तो सर ये गाली तो थी, लेकिन सच देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, हाँ हाँ, मगर कि वो आपको मानने को ही तैयार नहीं है। तैयारी नहीं है कि मैं ही वो हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जादू है कलम का। और एक कमेंट्स मेरी माँ का और सुन लीजिए मेरे गानों पे। जी वो हुआ ये कि मैं मेरी माँ के साथ एक फंक्शन में गया, जी। शादी का फंक्शन था। तो पहला गाना मेरा बजा, मैंने बोला माँ ये गाना मैंने लिखा है। अच्छा। माँ बोली बेटा अच्छा है। हाँ। फिर दूसरा बजा, मेरे 4 गाने बज गए। ओह, उसने सब खाना पीना छोड़ा, वो बस उसी में थी कि कौन सा गाना तेरा है, ये सब। वहाँ से हम आए और घर पे आए। तो घर पे आए तो मैं बैठा हुआ था, मेरी माँ बोलती बेटा अब तो तेरे गाने भी बजने लगे, अब तो कुछ काम कर ले। अरे अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी ये काम ही नहीं था। यहाँ बुजुर्गों की नज़र में क्या बात है, ये एक अलग टाइप का कॉम्प्लीमेंट रहा। सुधाकर जी, आपने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है, 4 पीढ़ियों के साथ काम किया है, तो हर पीढ़ी में क्या बदलाव देखने को मिला आपको टाइम टू टाइम? देखिए पीढ़ी का बदलाव ऐसा है कि जो पीढ़ी शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एस.डी. बर्मन, ये काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखते थे कि हम कोई ऐसा काम करें जी कि दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का फोन आना चाहिए, यार क्या बात है। क्या बात है, आपस में ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करते थे, बिल्कुल। अच्छा या बुरा। तो एक दूसरे को, अगर आपने पहाड़ी में कोई गाना बना दिया और किसी ने सुन लिया, तो वो बोलता था कि साला मैं भी बनाऊंगा, और जान के उसकी गली में गाना बना के उनको सुनाते थे। वाह और वो एक हेल्दी स्पर्धा होती थी जी। तो उसमें अच्छा बुरा सब चलता रहता था। फिर एक पीढ़ी आई जिन्होंने एक रिदम को हाईलाइट किया, जी वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जी। जो खुल के रिदम जो है ना, जो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को जो जी हैवी किया जी, जी वो ये एक पीढ़ी आई। जी। उसके बाद एक पीढ़ी आई जिसने हुक लाइन वाली एक संस्था चला दी कि कोई ऐसी लाइन होनी चाहिए सुधाकर जी, बस एकदम कैची। जी तो ये उसमें अन्नू मलिक साहब आ गए, जी नदीम श्रवण साहब आ गए। जी। इन लोगों ने, कुछों ने गज़लों का रंग हिट कर लिया, किसी ने हुक लाइनें ले ली, जतिन ललित साहब भी। जतिन ललित साहब आ गए। जी। फिर एक पीढ़ी हिमेश रेशमिया की आई, वाह, जी और हिमेश जी का हमेशा ये था, शायरी को बहुत अच्छा समझते हैं, बिल्कुल। अभी तो खुद भी गीत लिख रहे हैं जी। तो बहुत अच्छा समझते हैं। तो वो हमेशा ये बोलते थे सुधाकर जी हमको जो बात कहनी है ना, वो बहुत सरल शब्दों में जो है ना, जटिल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। सबको समझ में आनी चाहिए। सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरी रिक्शे वाले से लेके सबको समझ में महल आनी वाला। चाहिए। और उन्होंने वो जो म्यूजिक गड़बड़ हो रहा था, जो हमारा वाह, एकॉस्टिक म्यूजिक बजना बंद हो गया था, हिमेश रेशमिया ने दोबारा शुरू क्या किया। बात है, बहुत ही शानदार। आप सोचिए कि ओल्डी चुनरिया में 8-8 शहनाइयाँ, जी 20-20 कोरस वाले, सब रिदम भर के उन्होंने दिया, और वापस वो कल्चर आ गया। बिल्कुल। अब ये जो चौथी पीढ़ी आई है, जी ये घरों में काम कर रही है, ये स्टूडियोज ही नहीं जाती है। जी जब पहली वो जो लोग थे, जब स्टूडियो जाते थे तो बाहर का एक एटमॉस्फेयर उनकी नज़र में आता था, क्या बात गली में क्या बज रहा है, गाड़ी में क्या बज रहा है, कोई भिखारी क्या गा रहा है, कोई झाड़ू वाला क्या गा रहा है, कोई सब्जी वाला क्या गा रहा है। अब तो आप घर में काम कर रहे हैं एसी में बैठे हुए, बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम है। जी आप वर्ल्ड में झांक रहे हैं जी। कि दुनिया में क्या हो रहा है,
दुनिया में जो हो रहा है वो इंडिया में नहीं होता। क्या बात है, इंडिया में अपना ही चलता है हमेशा। बिल्कुल। तो वो जो आया तो उसमें क्या हो गया उनको कि ये लोग रात में काम करने लगे। अब रात में कोई राइटर नहीं है तो खुद ही लिखने लगे, और सब पढ़े लिखे हैं तो उनको लगता है हम भी लिख कर सकते लेंगे, हैं। हाँ। तो सब ने ऐसा लिखना शुरू किया। अब जो फ़र्क की बात है, देखिए साज वही है, सब कुछ वही है। एक कहावत आपने सुनी होगी, अच्छे काम में उंगली मत करो। वाह, बिल्कुल सही है। और जो आज काम हो रहा है वो हो ही उंगली से रहा है। हाँ वाह 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 वाह, अच्छा एग्जाम्पल, कहाँ तो कहते थे उंगली मत करो, बहुत बढ़िया। और अभी जो काम हो रहा है वो उंगलियों से ही हो रहा है, टोटल कंप्यूटराइज हो गया। कंप्यूटराइज हो गया। तो थोड़ा सा उसमें ये फ़र्क पड़ गया कि एक मशीन 10 लोगों पे है तो वो एक जैसी तो लगेगी ना, उसमें कितना आप डिफरेंस कर लोगे। सिंगरों को आप लॉन्ग नोट्स में गाने गवाने लगे, क्योंकि सिंगर ऐसे आ गए जिनको पिच करना पड़ता है। जी। तो अगर आपने मुर्की ले ली तो पिच ही नहीं होगा। जी। तो आपको स्ट्रेट नोट पे लॉन्ग नोट्स पे गाओगे तो वो इजी आपका जो है ना चिपकेगा, चिप, वो गाना आपका सही हो जाएगा। लेवल सही होगा जी। तो अब वो स्टाइल जो आ गया, वो स्टाइल कितना चलेगा भाई, हर तरीके का चलना चाहिए ना। बिल्कुल सही। इसलिए सारे गाने एक जैसे लग रहे हैं। चारों पीढ़ियों का आपने बस फर्क बताया। फर्क सिर्फ इतना सा है, बाकी काम सभी कर रहे हैं और सभी का अच्छा काम है। तो आपको आज के दौर का भी काम अच्छा लगता है? कुछ म्यूजिक कौन सा इन दिनों गाना आपको बहुत अच्छा लगा हो जो सिंगर आपका भी नहीं है? और देखिए साहब, मैं ऐसा तो किसी के काम को बुरा नहीं कह सकता, लेकिन मैं हमेशा सिंगरों का लिरिक राइटर रहा हूँ। चाहे वो जो बुजुर्ग जो बड़े थे उन्होंने तो जो भी मेरे लिए किया वो मेरे लिए प्रसाद है, लेकिन उसके बाद वाले जो सिंगर हैं जैसे शब्बीर कुमार, नितिन मुकेश, अमित कुमार, कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, मैं ज़िंदगी भर इनका एहसानमंद रहूँगा कि इन्होंने मेरे गाने गाते वक्त कभी ना मेरी शायरी पे कोई उंगली उठाई वाह। और कभी भी नखरा नहीं दिखा। मेरे से कोई नखरा नहीं दिखाया। कभी मुझे फ़ोन पे ये नहीं बोला कि मैं ये लूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा। तो जो हमने सोचा कि ये गाना हमको किसको गवाना है, हमने उसी सिंगर को गवाया और वो गाने मेरे हिट हुए। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे कैरियर में इन सब सिंगरों का, बिल्कुल। जिन्होंने मेरी बात को हमेशा रखा। मैंने देखा है, मैंने एक बार आपको बहुत पहले बोला भी था कि ये सिंगर्स आपकी रिस्पेक्ट कितनी करते हैं, वो बताया था मैंने आपसे। शब्बीर कुमार साहब के साथ कहीं शो में था और बैठे थे 10 लोग, बिफोर शो डिस्कस हो रहा था क्या क्या करना है। इसमें डिस्प्ले हो रहा था, साइलेंट पे रखा था सुधाकर शर्मा, तो सबको रोका शब्बीर भाई ने, जी अगर 2 मिनट की मोहलत दें। तो मोइस भाई जो गुजर गए उनके भाई, जी भाई क्या हुआ, ये सुधाकर जी का कॉल है, मैं ले सकता हूँ? तो हम सब ने अरे सर प्लीज़। तो उन्होंने आपसे बात किया था उस वक्त। तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि उनके दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है, कितना प्यार है। सर शब्बीर कुमार भाई वो हैं, एक दिन हिमेश भाई को जिद चढ़ी कि रात को ही गाना करना है। जी। सीरियल का दौर था, सुबह पायलट जाना था। ओके। मैंने कहा भाई रात को मतलब गाना कहाँ करेंगे? बोले सर करेंगे। कैसे भी करके माहिम में एक स्टूडियो मिला। जी। रात को 2 बजे शब्बीर कुमार को फ़ोन किया लैंडलाइन पे मैंने। जी। अब जाहिर सी बात है वो आदमी सो रहा होगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई सॉरी आपको जगा दिया, लेकिन आप जाग जाओ अच्छा। और हाथ पैर धो के नीचे आ जाओ, घर से हम भाग नीचे जाओ। खड़े हैं घर से बाहर, गाना करना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। शायद कोई सिंगर तैयार नहीं हो आ गया ना तुरंत वो? आए। हमने 15 मिनट ही वेट कराया हमको और उन्होंने गाना शुरू किया। 5 बजे गाना पैकअप हुआ और हमने दिल्ली भेज दिया। वाह। ऐसे मान वो हमारा रखते हैं। उन्होंने कभी भी, जब मैंने उनका वो टाइम देखा है कि जब प्रोड्यूसरों की पीछे लाइन लगी रहती थी, लेकिन मैंने जब भी उनको अप्रोच किया उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो मेरी डेट है उस पे ही उन्होंने गाना गाया। एक और किस्सा मैं आपकी बुक में पढ़ रहा था जी जी। कि वो कहीं बाहर थे। हाँ वो जरा तो बताइए। बहुत ही मतलब एक ऐसा किस्सा है कि मैं भूल रहा था, अच्छा हो गया अच्छा आपने नहीं याद बताया दिलाया। प्लीज। मेरी पिक्चर थी इंसाफ का सूरज।
अच्छा जिसके म्यूजिक डायरेक्टर विपिन भाई रेशमिया थे। जी फेमस में मेरा गाना हो रहा था, तो और मुझे वो गाना शब्बीर कुमार से ही गवाना था। अच्छा तो मैंने शब्बीर भाई को फ़ोन किया, शब्बीर भाई ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि भाई मैं ये कभी है। हमने कहा ये तो 2 बजे है। अरे बाप रे। तो बोले कि भाई गाना तो मैं गा दूंगा लेकिन ये सुबह नहीं हो सकता है क्या? मैंने कहा फेमस में है, मैंने 2 बजे की बुकिंग ली है तो मैं ट्राई करता हूँ। मैं फेमस गया, मैंने ट्राई किया और बाबा ने मुझे 10 बजे का टाइम दे दिया। रात को? नहीं, सुबह में। अच्छा सुबह, ओके। तो मैंने शब्बीर भाई को फिर फ़ोन किया। हमने कहा शब्बीर भाई 2 बजे हो मतलब 10 बजे। सुबह 10 बजे हो जाएगा। जी अब हमारा जब गाना हुआ, शब्बीर भाई 11 बजे के आसपास एक टैक्सी में आए जी फेमस में, और आए, गाना वाना लिखा, गाना गाया। तो वहाँ पे ना मेरे कुछ कोरस वाले थे जी जो 8 थे। जी। शब्बीर भाई कोरस गाने लगे। ओह माय गॉड। अब वो क्या है कि वो उन दिनों तो रिकॉर्डिंग लाइव होती थी। जी 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 जी। तो मैं सोचा यार क्या करूं। अब मैंने कहा अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं बोल रहा, कोई और भी नहीं बोल रहा, तो चलने दो। जब गाना ख़त्म हुआ तो मैंने कहा शब्बीर भाई आपने कोरस क्यों गाया? बोले भाई आपके कोरस वाले कितने थे? हमने कहा 8। कहने गिन लो। हमने गिने तो 7। अच्छा। बोले 8वां मैं ही था। अच्छा। हमने कहा क्यों? कहने कि जो 8वां था उनको कुछ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई, माय तो गॉड। मैंने अपनी गाड़ी में उनको हॉस्पिटल भेज दिया। ओह। तो अभी आपका एक कम हुआ इसलिए मैंने गा दिया। खैर उन्होंने गाना सुना और कहने लगे कि भाई एक टैक्सी करा दीजिए, मैं चला जाता हूँ एयरपोर्ट। मैं जल्दी जल्दी में था, उनको 1500 रुपये मुझे देने थे, वो भी मेरे पास उस वक्त थे नहीं। तो मैंने कहा भाई मैं पैसे घर पहुंचा दूंगा। बोले वो कोई बात नहीं, आप टैक्सी करा दीजिए। अभी हमने टैक्सी कराई और वो एयरपोर्ट चले गए। अब वो एयरपोर्ट चले गए, हमने घर फ़ोन किया। अब शब्बीर भाई की जगह आपा ने फ़ोन उठाया, तो बोली शब्बीर भाई तो यहाँ है नहीं। मैंने क्या बात कर रहे हो, अभी तो गाना गा के गा गए। के बोले भाई क्या बात कर रहे हैं आप, वो तो कलकत्ता में है। तो हमने कहा नहीं वो गाना गा के गए। बोले ठीक है तो आप उनको फ़ोन कर लो। तो हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई आज का मेरा शो था, वो अपनी टिकट से कलकत्ते से बॉम्बे आए, बॉम्बे से कलकत्ता गए, रात को उन्होंने शो किया वाह और अगले दिन यहाँ आए। वाह शायद कोई नहीं कर वाह सकेगा। वाह वाह। उन दिनों सस्ते के ज़माने में भी 5-7 हज़ार रुपये तो उनके बिल्कुल, खर्च हुए फ्लाइट होंगे। टिकट। बिल्कुल। और खुद की टिकट से आना जाना गाना। तो उन्होंने बोला कि सुधाकर भाई मेरा आपका जो है ना रिश्ता ही अलग है। बिल्कुल यही है। और टिल टुडे शब्बीर भाई को मैं कभी भी कॉल करता हूँ तो हमें ऐसे लगता है कि हम भाई भाई हैं या क्या हैं, दोस्त भी नहीं कह सकता। उस रिश्ते को मैं कोई नाम ही नहीं। मैं एक सीरियल कर रहा था और उस सीरियल में मैंने शब्बीर भाई को कहा कि आप जो है ना एंकर बन जाइए, और उसमें समीर साहब को मैंने बुलाया था। अनजान जी के ऊपर था वो एपिसोड। अच्छा। तो बोले भाई मेरे को करना नहीं आता। मैंने कहा नहीं आप बन जाइए, हम बना लेंगे। तो उन्होंने मेरे लिए वो काम भी किया। क्या बात है। तो शब्बीर भाई बहुत ही अजीज़ हैं मेरे लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप मैडम को फ़ोन नहीं करते तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो हैं नहीं है, वो बताते भी नहीं। वो तो बताते ही नहीं। अगर वो बताते तो मेरे को स्टूडियो में ही बता देते। बिल्कुल हाँ। फिर नेक्स्ट डे में जाके जब उनको मिला तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा यार अभी मैं क्या बोलूँ। इमोशनल कर दिया उन्होंने। तो एक चीज़ देखा भैया आपने कि सिंगर्स को तो इन्होंने खूब गवाया जम के, और सब लोग सिंगर से गवाते हैं। आपके नाम एक और रिकॉर्ड है कि सलमान खान ने पहली बार किसी फिल्म में गाना गाया था, और आई थिंक वो हेलो ब्रदर जी 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 अलका जी और सलमान ने गाया था, चांदी की डाल पर सोने का। तो सर ये सलमान गाए, ये किसकी इच्छा किसकी थी और कैसे? भाई हुआ यूं कि जब ये गाना बन रहा था जी तो मुझे ये हिदायत मिली थी हिमेश भाई की तरफ से जी कि सर सलमान भाई चाहते हैं कि इसमें ये जो हर गाने में आला रे आला, गोविंदा आला, दही और मटकी और ये सब, ये शब्द नहीं चाहिए। अच्छा। और दही अंडी पे गाना होना है। ओह। तो हम दोनों ये सोचने लगे कि फिर गाना कैसे इसके होगा। हाँ
भाई ये शम्मी साहब पे भी जब हुआ तो ये 2-3 शब्द तो आए ही थे, आएगा आएगा। लेकिन अभी अगर हमें करना है, आला रे आला भी नहीं होना चाहिए, गोविंदा आला भी नहीं होना चाहिए, तो गाने का एक मिजाज कैसे बनेगा? तो बहुत सोच विचार के मैंने कहा कि हिमेश भाई हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर है। बोले मेरे ऊपर कैसे है? हमने कहा देखो यार, जोड़ तोड़ करके अपन एक गाना बनाते हैं। और वो मेरा एक गाना था जो मैंने भोजपुरी फिल्म में लिखा था, अच्छा उसमें था चांदी का चबूतरा जई पे नाचे मोर। अच्छा, तो वो चांदी मैंने वहाँ से निकाला। वाह। हमने कहा यार चांदी को इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने लिखा चांदी की डाल पे सोने का मोर, यानी कि वो जो रस्सी है उसके ऊपर मटकी रहती है ना, क्या बात है। तो उसको मैंने सोने का मोर कह दिया। और ताक झाक ताक करे नीचे का चोर, जो नीचे मंडली खड़ी रहती है फोड़ने के लिए, वो फोड़ने की ताक में रहती है। क्या बात है। घेउन टाक, ये मराठी एक शब्द डाल दिया। ये सब जब तामझाम हमारा हो गया, मैं कहा हिमेश भाई एक बात बोलूं, एक गाना सुपर हिट हो सकता है, एक काम करो आप भाई को बोलो वो खुद ही गाए। और बोले यार ऐसा कैसे? हमने कहा देखिए किसी भी सिंगर से गवा लेना, ये गाना नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन में पता ही नहीं लगता ये गाना है क्या। अभी जब आपने एटमॉस्फेयर ही क्रिएट नहीं किया है दही हंडी का, पता ही नहीं लगता। लेकिन जब सलमान भाई गाएंगे, उनकी करोड़ों फैन है ना, वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे, तब तक गाना पिकअप हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो था, ये एक टेक्निक थी शंकर जयकिशन की। जी। शंकर जयकिशन ने, आपको शायद अभी याद आ जाएगा, उन्होंने बहुत से गानों में हीरो हीरोइनों के डायलॉग रखे हैं। जी। तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम तो बैजंती बोलती है, नहीं कभी नहीं, बिल्कुल। आसमान से आया पर, ऐसे बहुत से। तो मैंने वो बात जहन में थी, हमने कहा इनको गवा दीजिए। और साहब सलमान भाई ने वो गाना गाया, वो रात को आके गाते थे, 2 दिन में गाना गाया। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई सिंगर उस गाने को इस विधा में गा सकता था। और आज भी जब भी दही हंडी आती है, मेरा गाना जरूर बजता है। बजता है, बजता है। वाह वाह वाह। सर बहुत ही कमाल का किस्सा था ये। सलमान खान साहब को पहली बार आपने गवाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसका हम पार्ट 2 भी ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है।